नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है और सेक्शन 10 डब्ल्यू का रिवीजन लेक्चर। आज मैं ये आपको जब चैप्टर पूरा रिवाइज तो करवाऊंगा, साथ में लास्ट के 5 to 10 मिनट में कुछ स्पेशल चीज़ें भी बताऊंगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो आपको अच्छे से फोकस करनी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, डिडक्शन काफ़ी सारी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिक्सअप हो जाती है कि रेजिडेंट को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को मिलेगा, कैश में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बियर चेक से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लास्ट के 5 to 10 मिनट तो आपको बार बार देखने हैं इस वीडियो के। स्टार्टिंग का तो अपना रिविजन रहेगा और लास्ट के 5 to 10 मिनट में मैं कुछ स्पेशल पॉइंट इसके करवाऊंगा। इस चैप्टर का वैसे तो अलग से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से क्या होता है, जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है या तो उसमें पॉइंट आ जाता है कोई ना कोई, या जो डबल टैक्स रिलीफ का एक चैप्टर आएगा अपना डबल टैक्स रिलीफ, उसमें इसका एक आध पॉइंट आ जाता है। और अगर आप वो पॉइंट गलत कर देते हो तो ये मान लेना 4 to 5 मार्क्स आपके चले जाते हैं। तो ये चैप्टर करना भी अपन को जरूरी है। बस इस चैप्टर में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारी डिडक्शंस है। तो उसके लिए आपको घबराने की नीड नहीं है। जैसे ही अपना रिवीजन कंप्लीट होगा उसके बाद के लास्ट के 5 to 10 मिनट में मैं सारी चीज़ों का एक सिंपल सॉल्यूशन आपको दे दूंगा ताकि आपकी कभी गलती ना हो। तो आपको रिवाइज तो करना ही है, साथ में लास्ट के 5 to 10 मिनट को आपको 3-4 बार सुनना है ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। स्टार्ट कर देते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और सेक्शन 10 डब्ल्यू। देखो, एक चीज़ होती है अपनी डिडक्शन, एक तो होती है डिडक्शन। डिडक्शन कौन कौन सी, 6A वाली और 10 डब्ल्यू वाली। एक होती है अपनी एग्जिम्पशन, एग्जिम्पशन अंडर कौन सी, 10 वाली, सेक्शन 10 वाली। तो एक होती है डिडक्शन, एक होती है एग्जिम्पशन। एग्जिम्पशन जो सेक्शन 10 में बता रखी है। एग्जिम्पशन जो होती है सेक्शन 10 वाली, वो तो जीटीआई का पार्ट ही नहीं बनती। जीटीआई मतलब ग्रोस टोटल इनकम, वो तो किसी भी हेड की इनकम का पार्ट नहीं बनती। वो तो इनकम में पहले से दे देते हैं, या तो पहले ही दे देते हैं इनकम निकालने से पहले ही, या इनकम के अंदर से दे देते हैं एग्जिम्पशन। तो एग्जिम्पशन जो होती है सेक्शन 10 वाली, वो तो आपकी पांच हेड में से कोई सी भी इनकम की पार्ट ही नहीं बनती। जैसे एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की होती है, पांचों हेड में कहीं में नहीं आती। ऐसे ही आपको अलग अलग टाइप की एग्जिम्पशन मिलती है, तो वो पांचों हेड में से आती ही नहीं है, पहले ही क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ये होती है एग्जिम्पशन। एक और एग्जिम्पशन होती है सेक्शन 54 की सीरीज, याद करो, कैपिटल गेन वाली। वो भी 5 हेड का पार्ट ही नहीं बनती, मतलब जीटीआई का वो भी पार्ट नहीं बनती, वो भी पहले लेस हो जाती है। वो भी कैपिटल गेन से अपन लेस कर देते हैं। नेट अपन क्या निकालते हैं, एलटीसीजी या नेट एसटीसीजी, पहले ही सेक्शन 54 वाला अपन लेस कर देते हैं। ये तो होती है एग्जिम्पशन। अब जो डिडक्शन होती है ना, ये आपको क्या होता है, ये आपको पांचों हेड की इनकम से नहीं मिलती, ये बाद में मिलती है। बाद में कैसे, आप 5 हेड की इनकम निकाल लेते हो, क्लबिंग करते हो, सेट ऑफ करते हो, आपके आ जाते हैं जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से क्या लेस करना पड़ता है आपको, डिडक्शन लेस करना पड़ता है। चैप्टर 6 की डिडक्शन एक तो, और एक सेक्शन 10 डब्ल्यू की। सेक्शन 10 डब्ल्यू होता है एसईजेड वाला। आप बोलोगे सेक्शन 10 और 10 डब्ल्यू क्या फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग है। 10 के साथ कंपेयर मत कर लेना 10 डब्ल्यू को। जिन पागल लोगों ने सेक्शन बनाया था उन्होंने गलती से इसका नाम 10 डब्ल्यू रख दिया, बल्कि इसका सेक्शन का नाम क्या होना चाहिए था, मैंने आपको बताया था सेक्शन 80 की सीरीज का होना चाहिए था। तो 10 और 10 डब्ल्यू बिल्कुल अलग है, 10 बिल्कुल अलग है, 10 डब्ल्यू बिल्कुल अलग है। सेक्शन 10 जो है वो तो एग्जिम्पशन का सेक्शन है, और 10 डब्ल्यू में क्या मिलती है, डिडक्शन। और 10 डब्ल्यू वाली डिडक्शन जो होती है वो भी कैसे होती है, जीटीआई के बाद मिलती है। जीटीआई निकाल लेते हैं और उसके बाद मिलती है। जैसे चैप्टर 6 वाली मिलती है ना, सेम सेम वैसे ही 10 डब्ल्यू वाली मिलती है, जीटीआई के बाद में मिलती है। तो एक होती है डिडक्शन और एक होती है एग्जिम्पशन। अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ डिडक्शन तो अपन ने पीजीबीपी में पढ़ी थी, वो अलग चीजें थी। वो तो क्या था, पीजीबीपी हेड की डिडक्शन थी। यहाँ डिडक्शन किस चीज़ की मिलती है चैप्टर 6 में, देखो चैप्टर 6 में 2 तरह की डिडक्शन बता रखी है। एक बता रखी है पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन, एक बता रखी है इनकम बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन क्या है, आपको अगर डिडक्शन चाहिए ग्रोस टोटल इनकम में से, तो आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं या कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कुछ खर्चे करने पड़ते हैं या कुछ जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कुछ खर्चे क्या, आपने मान लो एलआईसी का प्रीमियम पे कर दिया, या मान लो आपने पीपीएफ में पैसा जमा करवा दिया, या आपने एफडी करवा दी। इस तरह से कुछ खर्चे करने पड़ते हैं या तो, या कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं और आपको मिल जाती है डिडक्शन। या जैसे मान लो आपने डोनेशन दे दिया, दान दे दिया, तो इन सब चीज़ों की डिडक्शन यहाँ मिलती है। मतलब पर्सनल चीज़ों का खर्चा होता है एक तरीके से। अब पर्सनल चीज़ों में ऐसा नहीं कि आप मान लो गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी नहीं मिलती। कुछ चीज़ें बता रखी है, कुछ पेमेंट्स बता रखे हैं यहाँ पे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बता रखे हैं। अगर आप पर्सनल कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो या पर्सनल कुछ पेमेंट करते हो, जैसे एलआईसी प्रीमियम हो गया, जैसे आपने दान दिया, दान को क्या माना जाता है, पर्सनल। तो ये कुछ चीज़ें बता रखी हैं। दान ऐसा नहीं कि भिखारी को दे दिया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ बता रखी हैं जो अपन कहाँ देखेंगे, सेक्शन 80 से लेकर के 80C से लेकर के 80GGC, 80C से लेकर के 80GGC तक अपन इसको कवर करेंगे। एक होती है इनकम बेस्ड डिडक्शन। ये क्या होती है, पहले तो क्या होगा, जो भी आपकी इनकम होगी पहले तो वो पांचों हेड में से किसी हेड का पार्ट बनेगी। जैसे मान लो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले तो अपन उसको अदर सोर्स की इनकम दिखा देंगे, अदर सोर्स की इनकम दिखा देंगे। और उसके बाद जीटीआई में से अपन क्या करेंगे, उसमें एक सेक्शन आएगा एटीटीटीए, उसका डिडक्शन लेस कर देंगे। मतलब पहले तो वो इनकम बनेगा, फिर अपन डिडक्शन लेस करेंगे। पहले वो या तो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा, या मान लो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा कोई इनकम, और उसके बाद उस इनकम में से आपको डिडक्शन मिलेगी।
पहले अपन इनकम बनाया 5 हेड में से किसी हेड में, और बाद में फिर क्या दिया, बाद में डिडक्शन दिया। कौन से सेक्शन है इसके, दो तो हैं, सेक्शन 80TTA 80TTB, एक अपना हेडिंग सी वाला 80IA से लेकर के 80RRB का हेडिंग सी वाला डिडक्शन। हेडिंग सी वाले डिडक्शन कब मिलते हैं आपको, अगर आप ROI ड्यू डेट तक फाइल करते हो तो ही मिलते हैं, ROI ड्यू डेट तक फाइल करते हो तो ही हेडिंग सी वाले डिडक्शन मिलते हैं। ये थोड़े स्पेशल होते हैं। कहाँ से होते हैं, 80IA से लेकर 80RRB, 80IA से लेकर के 80RRB। अब इसे बता रखा डिडक्शन जो है चैप्टर 6 की कभी भी GTI से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो GTI आपकी 5 लाख आई, डिडक्शन आप 6 लाख नहीं क्लेम कर सकते। मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो, जितना GTI है। मतलब आप टोटल इनकम को नेगेटिव नहीं निकाल सकते कि टोटल इनकम नेगेटिव निकालिए, ऐसा नहीं कर सकते। आगे बता रखा डिडक्शन जो है चैप्टर 6 की, वो स्पेशल रेट वाली जो इनकम होती है, स्पेशल रेट वाली जो इनकम होती है उनसे नहीं मिलती। स्पेशल रेट वाली कौन सी इनकम, लॉटरी वगैरह, ऑनलाइन गेम्स वगैरह, जो अपनी स्पेशल टैक्स रेट लगती है, जिन पे कंपलसरी रेट लगती है, वो उसमें से कोई से भी सेक्शन से नहीं मिलते। चाहे वो लॉन्ग टर्म वाला हो, 112 हो, चाहे 111 हो, कोई सा भी सेक्शन हो, किसी से भी नहीं मिलती। अब सबसे पहले अपन देखने वाले पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। आपको कुछ पेमेंट या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले बता रखा है सेक्शन 80C। 80C में कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट बता रखे हैं। किसको मिलता है 80C, खाली इंडिविजुअल HUF को मिलता है। मैक्सिमम इस सेक्शन में जो डिडक्शन आप ले सकते हो, कितना ले सकते हो, 1,50,000 तक का। सबसे पहला बता रखा है, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो। कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, और उसका आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी, इंडिविजुअल HUF को मिलेगी। इंडिविजुअल किसके लिए प्रीमियम पे कर रहा है, या तो खुद के लिए या स्पाउस या चिल्ड्रन, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन। HUF किसके लिए, कोई भी मेंबर के लिए पे कर रहा है। अब प्रीमियम की कितनी डिडक्शन मिलेगी, यहाँ लिमिट बता रखी है। लिमिट क्या बता रखी है, जो लिमिट अपन ने सेक्शन 1010D में देखी थी, याद करो सेक्शन 1010D मैंने पढ़ाया था आपको कैपिटल गेन में, जब मैं आपको यूलिप पढ़ा रहा था, वहाँ पढ़ाया था मैंने आपको कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, अगर आप प्रीमियम एक लिमिट तक पे करते हो, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। प्रीमियम अगर आपने लिमिट से ज़्यादा पे कर दिया, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल हो जाती है। तो यहाँ डिडक्शन कितनी मिलेगी, जो प्रीमियम की लिमिट 1010D में बता रखी है उतनी ही मिलेगी। जैसे मान लो आपने पॉलिसी कब ले रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 12 से पहले ली थी, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन कितनी मिलेगी, एक तो जो प्रीमियम पे किया वो ले लेना, और 20% की लिमिट। वहाँ कितनी लिमिट थी, देखो याद करो, 20% थी। 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, या तो सम एश्योर्ड बोल दो या पॉलिसी अमाउंट बोल दो, उसका 20%। पॉलिसी आपने ली थी 1213 में, तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, इन दोनों का लोअर ले लेंगे। प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, इन दोनों का लोअर ले लेंगे। पॉलिसी आपने कब ली थी, 1 अप्रैल 13 है उसके बाद, तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, इन दोनों का लोअर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे देता है कि अगर पर्सन डिसेबल है, जिसके लिए प्रीमियम पे कर रहे हो, कौन है, डिसेबल है, अपाहिज है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवरेज लोअर। मान लो प्रीमियम आपने पे किया 1 लाख का, पॉलिसी आपने ले रखी है 20 लाख की। मान लो 1 अप्रैल 13 है उसके बाद की पॉलिसी है, तो 20 लाख का कितना अलग होगा, 10%, मतलब 2 लाख हो गई, 2 लाख की लिमिट आ गई। 20 लाख का 10%, 2 लाख की लिमिट आ गई। तो 2 लाख और 1 लाख लोअर, 2 लाख और 1 लाख विच एवरेज लोअर करके अपन यहाँ डिडक्शन ले लेंगे किसकी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। दूसरा, अगर आप PPF में पैसा जमा करवाते हो, डिडक्शन मिलती है। इंडिविजुअल को किसके लिए मिलती है, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन। HUF को कोई भी HUF के मेंबर के लिए। यहाँ भी कौन कवर है, इस इंडिविजुअल के लिए सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के नाम पे करवाता है तो मिल जाएगी। HUF किसी भी HUF के मेंबर के नाम पे करवाता है इन्वेस्टमेंट, PPF में मिल जाएगी। अब ध्यान देना, दोनों पॉइंट्स में पेरेंट्स कवर नहीं है। इंडिविजुअल के लिए पेरेंट्स जो है ना, मतलब मम्मी पापा कवर नहीं है यहाँ पे। यहाँ मम्मी पापा को फैमिली नहीं माना। यहाँ फैमिली में कौन कौन लिया है, सेल्फ स्पाउस मतलब जीवन साथी, वाइफ या हस्बैंड, और बच्चे। सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन कवर्ड है, पेरेंट्स कवर नहीं है यहाँ पे। ध्यान देना, पेरेंट्स कवर नहीं है। अगर आप पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, या आप पेरेंट्स के नाम पे PPF में पैसा जमा करवा रहे हो, डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बता रखा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, SPF या RPF। SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, और उस पर ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसकी आपको डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का नहीं, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करते हो, तो डिडक्शन मिल जाएगी। 3 कंडीशन है इसमें। लोन जो आपने लिया है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, और परचेज और कंस्ट्रक्शन आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, या जो परचेज किया परचेज भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही यहाँ डिडक्शन ले सकते हो। लोन किससे लेना आपको, गवर्नमेंट से, या तो या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर से, या किसी कंपनी से। अगर आपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से लोन लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जो हाउसिंग लोन का रिपेमेंट किया उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने FD करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, या तो शेड्यूल्ड बैंक में, या तो बैंक में करवा रखा है, या पोस्ट ऑफिस में, और कितने टाइम की, 5 ईयर से या ज़्यादा पीरियड की, मिनिमम 5 ईयर्स की FD करवा रखी है, 5 ईयर या 5 ईयर से ज़्यादा पीरियड की FD करवा रखी है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने ट्यूशन फी पे करी है अपने 2 बच्चों की,
एजुकेशन के लिए, अपने 2 बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने ट्यूशन फी पे करी है, कहाँ, इंडिया के अंदर, इंडिया में आप एजुकेशन करवा रहे हो और उनकी ट्यूशन फीस आपने पे करी है 2 बच्चों की, मैक्सिमम कितने बच्चों की, 2 बच्चों की, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंडिया के बाहर करवा रहे हो तो नहीं मिलेगी। आगे बता रखा है इसमें डोनेशन डेवलपमेंट कोचिंग फीस नहीं आएगी। ट्यूशन फीस मतलब स्कूल की फीस हो गई, कॉलेज की फीस हो गई, यूनिवर्सिटी वगैरह की फीस हो गई, ये आ जाएंगी। लेकिन डोनेशन दिया आपने, डेवलपमेंट फीस दी, या किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करवा रहे हो, कोचिंग फीस नहीं आएगी। ट्यूशन फीस जो होती है, स्कूल फीस वगैरह, कॉलेज फीस, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्यूशन फीस। तो ये कोचिंग फीस नहीं है, ट्यूशन फीस अलाउ होगी, कोचिंग फीस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे बता रखा है अगर आप नाबार्ड बॉन्ड से पैसा जमा करवाते हो डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवाते हो डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा करवाते हो डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, उसका स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करते हो, उसकी डिडक्शन भी आप यहाँ ले सकते हो। इसके अलावा आपने यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन ले सकते हो। इसके अलावा यूटीआई म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन ले सकते हो। इसके अलावा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उसने क्या किया, 80CCD में एक पेंशन स्कीम बता रखी है, न्यू पेंशन स्कीम, उसके टायर सेकंड अकाउंट में पैसा जमा करवाता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लास्ट पॉइंट किसके लिए खाली, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन है, एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उसी के लिए वो अगर टायर सेकंड अकाउंट में पैसा जमा करवाता है 80CCD के, उसको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर टायर 1 में करवाता है तो टायर 1 की बात हो रही है 80CCD, सेक्शन 80CCD में टायर 1 का वर्ड है, टायर सेकंड अकाउंट यहाँ का वर्ड है। टायर सेकंड अकाउंट में खाली 1% का वर्ड है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उसको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। ये था ATC। अब ATC में इन सभी पॉइंट्स में टोटल अपन ने 14 पॉइंट्स देखे। इन 14 पॉइंट्स सभी में मिला के लिमिट क्या है, 1,50,000। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट की लिमिट है, सभी की मिला के एग्रीगेट लिमिट कितनी है, 1,50,000। मान लो आपने 5 लाख की FD करवाई, 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और 1 लाख नाबार्ड बॉन्ड से जमा करवाए, कितना मिलेगा आपको। इन्वेस्टमेंट आपने 8 लाख किया है, 8 लाख से नहीं मिलेगा आपको, डिडक्शन कितना मिलेगा, सभी में मिला के 1.5 लाख की लिमिट है। कितनी है, 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। अब आ जाओ अगला सेक्शन 80CCC। अगर आप क्या करते हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान में पैसा जमा करवाते हो, आपको 80CCC में डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी खाली। और मैक्सिमम इस सेक्शन में डिडक्शन कितनी ले सकते हो आप, 1.5 लाख ले सकते हो। अब देखो इसमें ऊपर क्या था, अगर आप यूटीआई म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में पैसा जमा करवाते हो तो ATC में जाएगा, लेकिन किसी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान में जमा करवाते हो तो कहाँ आएगा, 80CCC में आएगा। फालतू सेक्शन था। अगला सेक्शन है 80CCD। 80CCD क्या है, आप कंट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हो, पैसा कहाँ डिपॉजिट कर रहे हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में, या न्यू पेंशन स्कीम में, या अटल पेंशन योजना। तीनों सेम ही चीज़ है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, और अटल पेंशन योजना भी बोलते हैं, इसमें अगर आप पैसा जमा करवा रहे हो 80CCD का डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा, खाली इंडिविजुअल को मिलेगा। कितना मिलेगा, सबसे पहले 80CCD1 बोलता है, इंडिविजुअल जो है अगर वो जॉब करता है तो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है, जॉब करता है वो क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय बन जाएगा। तो एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन वो ले लेंगे और कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। जैसे मान लो उसका कंट्रीब्यूशन है 1,60,000, ये ले लेंगे और 10% ऑफ सैलरी करेंगे। मान लो सैलरी थी 10 लाख की, 10 लाख की सैलरी थी, तो 10 लाख का 10% किया, कितना आया, 1 लाख। 10% ऑफ सैलरी करेंगे तो 10 लाख की उसकी सैलरी है मान लो पूरे साल की, 10 लाख का 10% 1 लाख आया। 1 लाख और 1,60,000 विच इज लोअर, 1 लाख की डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। किसको, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉय को मिल जाएगी। जो भी एम्प्लॉय है उस इंडिविजुअल को मिल जाएगी। मान लो वो जॉब नहीं करता, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बेरोजगार है मान लो, और वो पैसा जमा करवा रहा है 80CCD में, तो एसएससी का कंट्रीब्यूशन ले लेंगे और उसकी जीटीआई का 20% करेंगे। उसकी सैलरी तो होगी नहीं, जब जॉब भी नहीं करता तो सैलरी तो होगी नहीं, तो उसकी जीटीआई का 20% करेंगे और इन दोनों के लोअर का क्या मिल जाएगा, उस एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसमें 80CCD1 में तो क्या है, लिमिट दे रखी है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या एसएससी कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी या 20% ऑफ जीटीआई विच एवर लोअर। अब 80CCD1 भी क्या बोलता है, मान लो उस एसएससी ने कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया, उसको 80CCD1 में डिडक्शन कम मिली। कम क्यों मिली, क्योंकि वहाँ लिमिट दे रखी है। जैसे उसने कंट्रीब्यूशन किया था 1,60,000 का एक एम्प्लॉय ने, और डिडक्शन उसको कितनी मिली, 1 लाख की मिल पाई, क्योंकि 10% ऑफ सैलरी किया तो मान लो 1 लाख की मिल पाई। तो 60,000 का उसका कंट्रीब्यूशन वेस्ट चला गया एक तरीके से, डिडक्शन नहीं मिल पाई। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है उस एम्प्लॉय को या उस एसएससी को। उसको 80CCD1B में बैलेंस जो कंट्रीब्यूशन था उसका, जो उसको 80CCD1 में डिडक्शन नहीं मिल पाया था, वो 80CCD1B में मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 50,000 तक। तो 160 का कंट्रीब्यूशन था, 1 लाख का डिडक्शन मान लो उसने ऊपर ले लिया, 60,000 का बैलेंस रह गया, तो 60,000 80CCD1B में मिल जाएगा। तो पूरा नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा, लेकिन कितना मिलेगा, 50,000 तक, मैक्सिमम 50,000 तक वो क्या कर सकता है, बैलेंस कंट्रीब्यूशन 80CCD1B में ले सकता है। इसके बाद 80CCD2, एम्प्लॉयर मान लो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भला आदमी है और वो एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भला आदमी है और वो भी एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उस फंड में। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, तो पहले तो सबसे पहले वो एम्प्लॉय की इनकम बन जाती है सैलरी की, क्योंकि आगे जाके उस फंड का पैसा तो एम्प्लॉय को मिलेगा ना। एम्प्लॉय जब रिटायर हो गया तो या उसकी डेथ होगी तो उसको मिलेगा, पैसा तो एम्प्लॉय को मिलेगा। तो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो पहले तो सैलरी की इनकम बन जाती है एम्प्लॉय की। उसके बाद एम्प्लॉय चाहे तो उस कंट्रीब्यूशन का
डिडक्शन ले सकता है। मान लो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के लिए 2 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, तो 2 लाख अपन सैलरी की इनकम बना देंगे एम्प्लॉय की, 2 लाख सैलरी की इनकम बना दी। बताओ एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा? एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, खर्चे का क्या होगा? डिडक्शन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? याद करो सेक्शन 36 पढ़ा था अपन ने, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD। कितना मिलेगा? एम्प्लॉयर को बताओ कितना मिलेगा? पीजीबीपी हेड में डिडक्शन। एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है ना, सैलरी पे कर रहा है, एक तरीके से सैलरी का खर्चा है, सैलरी का पार्ट माना जाता है ये। तो कितना मिलता है डिडक्शन? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच ऑलरेडी लोअर। तो एम्प्लॉयर को वहाँ डिडक्शन मिल जाएगा पीजीबीपी में। एम्प्लॉय को भी मिल जाएगा। एम्प्लॉय को कहाँ मिलेगा? 80CCD2 में। जीटीआई निकालने के बाद मिलेगा एम्प्लॉय को। कितना मिलेगा? सेम वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच ऑलरेडी लोअर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, जो पीजीबीपी में पड़ा था सेम फॉर्मूला, उतना ही एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी में क्या लोगे? सेम वही लोगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए। इफ डीए कौन सा? इफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी वाला डीए लोगे आप। नॉर्मल डीए नहीं लोगे, डीए इफ लोगे और उसका 10% करोगे। इतना डिडक्शन एम्प्लॉय को भी मिल जाएगा। एम्प्लॉय को 80CCD2 में मिलेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा। एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है तो उसको पीजीबीपी हेड में मिल जाएगा। पर पहले इसको क्या बनाओगे? जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, मान लो 2 लाख कंट्रीब्यूट किया तो 2 लाख पहले एम्प्लॉय की इनकम बना देंगे सैलरी की। अब इसमें एक चीज और दे रखा है, फालतू सा पॉइंट दे रखा है, अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये 10% की जगह लिमिट क्या हो जाएगी? 14%। तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करिए तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी, और 14% ऑफ सैलरी बेचारी लोअर करेंगे। अब आपने मान लो इस स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया, फ्यूचर में रिटायरमेंट के टाइम पे आप निकालते हो या बाद में आपने मान लो जॉब छोड़ दी और पैसा निकाल रहे हो इस स्कीम से, तो क्या होगा? देखो डेथ का केस है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई या एसएससी की डेथ हो गई, तो डेथ के केस में अगर उसके घर वाले विड्रॉ करते हैं, पूरा का पूरा पैसा एग्जम्प्ट रहेगा। डेथ वाला केस नहीं है, ऐसे ही आप पैसा निकाल रहे हो तो 60% एग्जम्प्ट रहेगा, 40% टैक्सेबल होगा। 10 लाख मान लो इकट्ठा हो गया था पैसा, 6 लाख आपने क्या बोलते हैं 10 लाख निकाला, तो 6 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, 4 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बता रखा है 80CCE, ये बोलता है जो एग्रीगेट डिडक्शन आपको मिलेगी 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, C CCC 80CCD1, C CCC 80CCD1, इन तीनों में मिला के आपको मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 1.5 लाख। अब देखो गवर्नमेंट कैसे पागल बनाती है आपको। गवर्नमेंट बोलती है 80C, पूरा इतना बड़ा सेक्शन था 80C, इसकी मिला के 80CCC एक फालतू सेक्शन बना रखा था, जबकि इसका पॉइंट ऊपर भी डाल सकते थे, उसकी मिला के प्लस 80CCD में देखो 3 पॉइंट थे, 1, 1B और 2। 80CCD का 1 वाला मतलब एम्प्लॉय का या एसएससी का खुद का कंट्रीब्यूशन, इन तीनों की एग्रीगेट मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना ले सकते हो? 1.5 लाख ले सकते हो। जैसे मान लो आपने एफडी करवाई 2 लाख रुपए की, 80CCC वाला आपका था 1 लाख का, और 80CCD1 के अकॉर्डिंग आपका बन रहा था 1 लाख, तो टोटल हो गए 4 लाख। मिलेगा कितना? 1.5 लाख ही मिलेगा। तीनों का मैक्सिमम मिला के 1.5 लाख, अलग अलग नहीं है 1.5 लाख, तीनों का मैक्सिमम मिला के एग्रीगेट मिला के कितना है? 1.5 लाख रुपए। हाँ, ये 80CCD1B का जो 50,000 है ना, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है 50,000, और 80CCD2 का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10% सैलरी, ये भी अलग है, ये दोनों उस लिमिट के बाहर है, ये दोनों अलग है। इसके बाद अपन ने देखा 80CCH, अगर मान लो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कहाँ? अग्निपथ स्कीम में, तो इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा। ये अग्निपथ स्कीम क्या थी? आर्मी में ज्वाइन होने के लिए स्कीम आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी स्कीम। तो इसमें जो इंडिविजुअल है उसको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी से क्या कर सकता है? इस अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो अग्निपथ स्कीम में इंडिविजुअल ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, जितना भी कंट्रीब्यूशन किया, अग्निपथ कॉर्पस फंड, वहाँ उसका बनता है अग्निवीर कॉर्पस फंड, उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन किया इंडिविजुअल ने, उसको डिडक्शन कहाँ मिल जाएगा? 80CCH1। मान लो से 2 लाख का कंट्रीब्यूशन डाला इस स्कीम में, 2 लाख का डिडक्शन इंडिविजुअल को यहाँ मिल जाएगा। इसमें एक सेक्शन हो रहा है 80CCH2। अब क्या होता है, इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है उस इंडिविजुअल के लिए जो इस स्कीम में एनरोल है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने तरफ से पैसा डालती है उस स्कीम में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसकी डिडक्शन भी क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल को मिल जाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन किया पहले, वो उसकी इंडिविजुअल की क्या बनेगा? सैलरी की इनकम बनेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है, एक तरीके से सैलरी दे रही है, क्योंकि उस स्कीम का आगे जाके पैसा तो उसकी फैमिली को या उस एसएससी को मिलेगा। तो पहले तो अपन उसकी सैलरी की इनकम बना देंगे एसएससी की, और उसके बाद 80CCH2 का डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, 5 लाख की सैलरी की इनकम बनाएंगे, और फिर बाद में जीटीआई निकालने के बाद 5 लाख का डिडक्शन दे देंगे, फुल डिडक्शन मिल जाएगा जितना कंट्रीब्यूशन किया उतना। अब इस स्कीम में मान लो इस फंड के अंदर पैसा इकट्ठे हो गए, उस इंडिविजुअल के मान लो 20 लाख रुपीस इकट्ठे हो गए, आगे जाके वो विड्रॉ करता है या उसके नॉमिनी विड्रॉ करते हैं, तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, चाहे डेथ वाला केस हो चाहे कैसा भी केस हो, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, कोई सा भी केस हो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहेगा। ये था 80CCH फालतू सेक्शन। इसके बाद अगला सेक्शन देखते हैं 80D, ये काम का सेक्शन है 80D, ये डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में काम आता है। मैं बता दूंगा एक बार चैप्टर अपना पूरा रिवाइज हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन अपन को अच्छे से करने जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनका या तो डबल टैक्स रिलीफ में या टोटल इनकम में पॉइंट आ सकता है। सबसे पहले 80D देख लेते हैं अपन क्या है सेक्शन।
अगर आप मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो या CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डाल रहे हो या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा खर्च कर रहे हो, आपको डिडक्शन मिलेगा 80D में। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है यहाँ पे। अब इंडिविजुअल को किसके लिए मिलेगा? सेल्फ के लिए, अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब सेल्फ के लिए प्रीमियम पे करता है तो ये स्पाउस के लिए करता है, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ देखो कौन कवर है, खाली डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर है। इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब जो चिल्ड्रन खुद कमाते हैं, उनके लिए अगर आप हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हो तो उसका डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनका प्रीमियम पे करते हो तो ही कवर होगी। जबकि ATC में ऐसा वर्ड नहीं था, ATC में खाली चिल्ड्रन वर्ड था, मतलब डिपेंडेंट वाले भी चलते हैं वहाँ पे, इंडिपेंडेंट भी चलते हैं। यहाँ डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर है और यहाँ पेरेंट्स भी कवर है। ध्यान दो, यहाँ पे पेरेंट्स भी कवर है। ATC में पेरेंट्स कवर नहीं थे, यहाँ पेरेंट्स कवर है। और पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो तो भी कवर्ड है, डिपेंडेंट नहीं है, मान लो पेरेंट्स खुद कमाते हैं और आप उनका प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाएंगे। और ध्यान देना, ATD में कौन सा प्रीमियम है? मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस। ATC में था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC पॉलिसी ले रखी है। यहाँ पे आपने मेडिक्लेम ले रखा है, मेडिक्लेम, जिसको मेडिक्लेम भी बोलते हैं। मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब कोई बीमारी हो जाती है तो आपको पैसा मिल जाए इलाज करवाने के लिए, वो होता है मेडिक्लेम, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ का होता है, ये आपकी हेल्थ का होता है। मेडिक्लेम किसका होता है? हेल्थ का। HUF की अपने किसी भी मेंबर के लिए करता है तो HUF को मिल जाएगा। बाकी HUF वाले जो भी पॉइंट है सारे फालतू हैं, HUF का कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। अब आते हैं अपन यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा। सबसे पहले बात हो रही है सेल्फ की, स्पाउस की, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की। एक तो इनका अपना ओपन गया, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। किसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो? हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो। यहाँ देखो ध्यान देना, वर्ड क्या है? अदर देन कैश। यहाँ अदर देन कैश है, कैश में कर देते हो तो अलाउ नहीं है। बाकी ऊपर ऐसे सेक्शन में किसी में भी नहीं था, यहाँ है अदर देन कैश, कैश में अलाउ नहीं है। आप बोलोगे बीरेड चेक से कर दिया तो अलाउ है, क्रॉस चेक अलाउ, खाली कैश वर्ड है, कैश अलाउ नहीं है। बीरेड चेक क्रॉस चेक अलाउ है, जबकि PGBP वाले चैप्टर में कैश के साथ हमेशा क्या आता था? कैश, बीरेड चेक, क्रॉस चेक, तीनों अलाउ नहीं होते थे। जहाँ भी वो पॉइंट था, कैश, बीरेड चेक, क्रॉस चेक, सब जगह वही वर्ड था। पर ये इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में खाली क्या वर्ड है? कैश, कैश अलाउ नहीं है। दूसरा, आपने कंट्रीब्यूशन किया किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। कैसे किया? अदर देन कैश किया, अदर देन कैश किया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तीसरा, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया, आपने एक्सरे वगैरह कुछ भी करवाया, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया आपने, किसी भी मोड से करवा दिया, चाहे कैश में करवा दो, वो तो कैश में भी अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो आप कैश में भी करवा सकते हो। इन तीनों खर्चों का आपको डिडक्शन यहाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। अब ये 25,000 की जो लिमिट है ना, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तीनों के लिए अलग अलग नहीं है, तीनों का एग्रीगेट मिला के लिमिट है, तीनों का एग्रीगेट मिला के। और ये तीनों पेमेंट का भी एग्रीगेट है। ऐसा नहीं कि 25,000 आपको हेल्थ मेडिकल की है, 25,000 CGHS की और 25,000 हेल्थ चेकअप की, ऐसा नहीं है, तीनों का एग्रीगेट मिला के लिमिट है। तो आपने मान लो प्रीमियम पे किया खुद के लिए 20,000 का और खुद की वाइफ के लिए 20,000 का, टोटल हो गया 40,000। तो टोटल पेमेंट कितना है? 40 और 25, लोअर क्या आएगा? 25 मिलेगा। एग्रीगेट लिमिट है, क्या है? एग्रीगेट लिमिट। लेकिन मान लो इन तीनों में से कोई भी पर्सन, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कोई भी पर्सन अगर 60 साल है उससे ज़्यादा का है, 60 ईयर्स है उससे ज़्यादा का, प्लस रेजिडेंट है, रेजिडेंट भी होना चाहिए, ध्यान देना, तो लिमिट डबल हो जाएगी 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। लिमिट डबल हो जाएगी 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। तीनों में से कोई सा भी पर्सन 60 ईयर्स है उससे ज़्यादा का, प्लस रेजिडेंट है। और मान लो नॉन रेजिडेंट है, तो मान लो स्पाउस नॉन रेजिडेंट है या सेल्फ जो बंदा है मिस्टर है, मान लो वो नॉन रेजिडेंट है, मान लो, और वो प्रीमियम पे कर रहा है खुद का, खुद नॉन रेजिडेंट और खुद का प्रीमियम पे कर रहा है, तो डिडक्शन मिलेगी, हमें जाएगी। देखो डिडक्शन में अपने खाली क्या लिखा है? इंडिविजुअल HUF, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल तो जाएगी। लेकिन नॉन रेजिडेंट को कितनी मिलेगी? उसके लिए एज कुछ काम की नहीं है। 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर, ये मिलेगी। अगर मान लो 60 साल का भी है तो भी क्या मिलेगी? 25,000 और टोटल पेमेंट। 80 साल का भी है तो भी क्या होगा? 25,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। तो नॉन रेजिडेंट कवर तो है, लेकिन नॉन रेजिडेंट की लिमिट कौन सी लगेगी? कम वाली लगेगी। ये बात ध्यान से दिमाग में फिट कर लेना। कभी भी जो सीनियर सिटीजन वाले बेनिफिट होते हैं, 60 साल या उससे ज़्यादा वाले जो बूढ़े लोगों के बेनिफिट होते हैं, नॉन रेजिडेंट को किसी सेक्शन में नहीं मिलते। अगर किसी सेक्शन में बूढ़े लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रखा है, किसी सेक्शन में बूढ़े लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रखा है, तो नॉन रेजिडेंट बूढ़े को, कोई नॉन रेजिडेंट बूढ़ा है उसको नहीं मिलेगा, उसको वो नहीं मिलेगा। आगे पेरेंट्स के लिए लिमिट क्या है? पेरेंट्स के लिए अलग लिमिट है। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नो हो, दोनों कवर है। पेरेंट्स के लिए देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने अदर देन कैश, और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया आपने किसी भी मोड में। आप बोलोगे CGHS वाला पॉइंट क्यों है? पेरेंट्स का CGHS होता नहीं है, पेरेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम बना नहीं रखी, तो वो नहीं होता। तो इन दोनों के लिए लिमिट क्या है? पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स में चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, दोनों की मिला के लिमिट क्या है? 25,000 और टोटल पेमेंट विच लोअर। दोनों का एग्रीगेट है, ऐसा नहीं कि मम्मी की अलग पापा की अलग, ऐसा नहीं, दोनों को मिला के। और दोनों नेचर का पेमेंट का दोनों का एग्रीगेट है, ऐसा नहीं कि हेल्थ चेकअप की अलग और प्रीमियम की अलग, ऐसा नहीं, एग्रीगेट लिमिट। लेकिन मान लो मम्मी और पापा में कोई भी पर्सन अगर 60 ईयर से उससे ज़्यादा का, प्लस रेजिडेंट, तो लिमिट डबल हो जाएगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। तो बताओ इस सेक्शन में आप मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हो हद मार के?
1 लाख तक ले सकते हो। कब ले सकते हो 1 लाख? आपकी एज मान लो 60 ईयर्स है, उससे ज़्यादा है। आपके पेरेंट्स की एज तो 60 ईयर्स है, उससे ज़्यादा होगी, अगर आपकी भी है तो हो जाएगी अपने आप। आप भी रेजिडेंट हो, आपके पेरेंट्स भी रेजिडेंट है, आप खुद का भी प्रीमियम पे कर रहे हो, अपने पेरेंट्स का भी कर रहे हो प्रीमियम। तो मान लो खुद का भी 50,000 कर दिया, पेरेंट्स का भी 50,000 कर दिया, तो 1 लाख का मिल जाएगा, क्योंकि लिमिट लगेगी फिर ये वाली 50,000 और 50,000 लोअर, 50,000 और 50,000 लोअर, 50,000 आ जाएगा। तो पेरेंट्स का अलग ब्लॉक है और सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ब्लॉक अलग है। इन ऐसा नहीं कि पांचों का एग्रीगेट है, पांचों का एग्रीगेट नहीं है, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ब्लॉक अलग है और पेरेंट्स का अलग है, ऐसा है। अब आगे बता रखा है एक लिमिट के अंदर एक लिमिट दे दी, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, आपने देखा था किसी भी मोड में आप पे कर सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम कितना हो सकता है सभी का मिला के 5,000, लिमिट के अंदर लिमिट डाल दी कि ये 5 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सभी का मिला के, पेरेंट्स का, आपका, सबका मिला के कितना हो सकता है 5,000। आपने मान लो 20,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा खर्च किया, 20,000, तो आपको और कुछ नहीं किया, आपने प्रीमियम वगैरह कुछ पे नहीं किया, तो आप बोलोगे 20 और 25 लोअर, 20 का मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में लिमिट के अंदर लिमिट दे दी, ये तो लिमिट है ही, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अलग से लिमिट है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना बड़ा आप चेकअप कुछ नहीं करवाते, 5,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। आगे बता रखा है अगर मान लो कोई पर्सन रेजिडेंट है और 60 साल उससे ज़्यादा का, मतलब रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, 60 साल उससे ज़्यादा का पर्सन है, तो उस पर्सन के लिए आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर भी किया है ना, मतलब उसका आपने इलाज भी करवाया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी किया है, वो भी अलग हो जाएगा। मतलब आपको प्रीमियम वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, आपने खाली क्या कर दिया, मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी अलग हो जाएगा। मेडिकल क्लेम की जरूरत नहीं है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा। अब आगे बता रखा आपने मान लो पॉलिसी जो ली थी मेडिक्लेम आपने 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड का लिया था, 5 ईयर का ले रखा और एक साथ आपने 5 ईयर का प्रीमियम पे कर दिया, 1 लाख का प्रीमियम था, 1 लाख का प्रीमियम पे किया, लेकिन ये 5 ईयर की पॉलिसी है, तो करंट ईयर का प्रीमियम टोटल पेमेंट कितना मानोगे, 1 लाख मानोगे क्या, 1 लाख नहीं मानोगे, 1 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर की पॉलिसी है तो 5 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 20,000, करंट ईयर का प्रीमियम आ जाएगा 20,000 मानेंगे और इसको फिर ऊपर कंपेयर करेंगे लिमिट से, पूरा 1 लाख को कंपेयर नहीं करेंगे, 1 लाख तो 5 ईयर का प्रीमियम है, तो टोटल प्रीमियम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। ये था अपना ATD। इस नंबर ऑफ ईयर को यहाँ स्पेशल तरीके से बता रखा है, स्पेशल तरीके से क्या अपन डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो 5 ईयर की पॉलिसी है तो इसको डिवाइड करेंगे 1 + 4, 1 तो करंट ईयर प्लस बैलेंस ईयर, तो बात तो वही है, एक साथ ही कर दो, 1 + 4 करके बजाय एक साथ या 5 से कर दो। जैसे मान लो 7 ईयर की पॉलिसी है तो 1 + 6, 8 ईयर की पॉलिसी है तो 1 + 7, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं। अब आ जाओ ATDD, आगे 3 सेक्शन देखने वाले अपन, ATDD, DDB और ATU, तीनों बिल्कुल वाहिया सेक्शन है, बिल्कुल फालतू सेक्शन है, आने की कोई चांस नहीं है। देख लेते हैं क्या है तीनों सेक्शन। ATDD है, आप क्या करते हो, किसी डिसेबल डिपेंडेंट का, डिसेबल डिपेंडेंट, DDD मतलब डबल डी मतलब डिसेबल डिपेंडेंट, कोई आपका रिलेटिव है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, रिलेटिव है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल बेचारा, वो अपाहिज है, तो डिसेबल है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका आप मेंटेनेंस कर रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो और उसका इलाज करवा रहे हो, आपको ATDD में डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल को मिलेगी, और कौन से को, रेजिडेंट, यहाँ का कौन कवर्ड खाली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती इस सेक्शन में। अब रिलेटिव को किसको मानेंगे, इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, एक तो एक चिल्ड्रन, एक ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स, जो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन भी आ जाएंगे यहाँ पे, और उसके पेरेंट्स आ जाएंगे जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। इसमें ऊपर ही सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट कोई पर्सन है, उसका आप देखभाल कर रहे हो और उसका इलाज करवा रहे हो, डिडक्शन ATDD में मिलेगी। अब आप बोलोगे इंडिविजुअल सेल्फ क्यों नहीं आया, सेल्फ का वो देखभाल कैसे करेगा, सेल्फ अगर क्या है, डिसेबल है, तो उसके लिए अलग से सेक्शन है, अभी देख लेंगे। तो इंडिविजुअल में यहाँ पे सेल्फ नहीं आएगा, सेल्फ के लिए अलग सेक्शन है इंडिविजुअल का। HUF में HUF का कोई भी डिपेंडेंट मेंबर यहाँ चल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ खर्चा करना है, यहाँ पे बस आप कुछ भी खर्चा कर दो, आपने मान लो 1 रुपये का भी खर्चा किया, आपको सीधा फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि खर्चा एक लिमिट से ज़्यादा करना जरूरी है, कुछ करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बस देखभाल कर ली, 1 रुपये का भी खर्चा कर दिया, डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब फ्री की डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पे। नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000 की मिल जाएगी, और अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब वो 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है, तो 1,25,000 की फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे आपने 5 लाख का खर्चा किया हो, चाहे 5 रुपये का खर्चा किया हो, ये फिक्स लिमिट है और ये एग्रीगेट लिमिट है। ऐसा नहीं कि आपके 5% डिसेबल है तो पाँचों की अलग अलग लिमिट है, पाँचों की मिला के मिलेगी यहाँ पे 75,000 की, ऐसा नहीं कि सबकी अलग अलग मिल जाएगी। तो ये एक फ्री की डिडक्शन आप ले सकते हो ATDD में, फालतू डिडक्शन। इसके बाद ATU, मान लो ऐसे खुद डिसेबल है, इंडिविजुअल खुद डिसेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये भी रेजिडेंट को मिलेगी। इंडिविजुअल खुद डिसेबल है, खुद मान लो अपाहिज है बेचारा, अब वो अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसको एक फ्री की डिडक्शन ATU की वो ले सकता है। नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000, सेवियर है 80% और मोर है तो 1,25,000, ये भी क्या है, फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी उसको। तो खुद की कहाँ ले सकते हैं ATU में। अभी ATDD, ये क्या है, आप किसी स्पेसिफाइड डिजीज, गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे हो, दिल धड़कन की बीमारी, DDB मतलब दिल धड़कन की बीमारी,
दिल धड़कन की बीमारी का आप इलाज करवा रहे हो, दिल धड़कन की बीमारी का आप इलाज करवा रहे हो और उसके ऊपर आपका खर्चा लग रहा है, आपको डिडक्शन 80 DD में मिलेगी। गंभीर बीमारी कैंसर की हो गई, हार्ट अटैक हो गया, आपको याद कुछ नहीं रखना, बस खाली स्पेसिफाइड डिजीज, ये सेक्शन वैसे भी काम का नहीं है, और खाली याद भी रखना हो तो स्पेसिफाइड डिजीज, इतना सा बड़ा। तो किसको मिलेगी? वही रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, यहाँ भी रेजिडेंट कवर्ड है। इंडिविजुअल में खुद के लिए भी खुद का इलाज करवाएगा चलेगा, स्पाउस का करवाता चलेगा, चिल्ड्रन का भी चलेगा, ब्रदर सिस्टर भी चलेंगे, पेरेंट्स भी चलेंगे जो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। एचयूएफ में एचयूएफ का कोई भी डिपेंडेंट मेंबर। अब डिडक्शन कितना मिलेगा? आपको लेने एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल में आपका कितना खर्चा हुआ गंभीर बीमारी पे, दिल धड़कन की बीमारी पे आपका एक्चुअल में मान लो खर्चा हुआ 2 लाख का। 2 लाख को कंपेयर करो 40,000 से या तो या 1 लाख से। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, मतलब 60 ईयर से कम के हो तो 40,000 से, 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा के हो, मतलब सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख से कंपेयर करो। मान लो नॉर्मल पर्सन हो तो 40,000 से कंपेयर करोगे, और इन दोनों का ले लोगे लोअर, एक्चुअल एक्सपेंस और 40,000, ये लिमिट दे रखी है यहाँ पे, तो 40,000 मान लो लिमिट आ गई लोअर। इसमें से अगर आपने मान लो अपना मेडिक्लेम करवा रखा था तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला होगा, तो जो क्लेम मिला वो लेस कर देना, जो क्लेम मिला वो लेस कर देना, ये आपकी आ जाएगी डिडक्शन की अमाउंट। जो क्लेम मिला वो लेस कर देना, क्लेम तो आपको मिल गया तो क्लेम लेस कर देना, ये आपकी आ जाएगी डिडक्शन की अमाउंट। बिल्कुल फालतू सेक्शन था, 80DD भी देख लिया। 80 एक और फालतू सेक्शन, आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो। हायर एजुकेशन चाहे आप इंडिया में करो चाहे इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर करोगे तो भी चलेगा। हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद की स्टडी, 10th 11th 12th वाली स्टडी को हायर एजुकेशन नहीं बोलते, 12th के बाद की स्टडी के लिए आपने लोन लिया है। सीए करने के लिए लोन लिया है, MBBS करने के लिए लोन लिया है, IIT करने के लिए लोन लिया है, या आपने मान लो BCom करने के लिए लोन लिया है। 12th के बाद की कोई भी स्टडी हो, चाहे कॉलेज की स्टडी हो, BSc करने के लिए लोन लिया है, आपको डिडक्शन यहाँ मिलेगी। उस लोन का आपको बस इंटरेस्ट पे करना है, जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया पेड बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और कितने साल तक मिल सकती है आपको? मैक्सिमम 8 ईयर तक। मान लो आपका लोन 10 ईयर तक चल रहा है, आप डिडक्शन 8 ईयर तक ले सकते हो। इंडिविजुअल को मिलेगी, खाली इंडिविजुअल को मिलती है, सेल्फ के लिए भी मिल जाएगी, उसको खुद के लिए लोन लिया, खुद की पढ़ाई के लिए, वाइफ की पढ़ाई के लिए लिया उसके लिए भी मिल जाएगी, चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए लिया उसके लिए मिल जाएगी, या कोई मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका एसएससी क्या है, लीगल गार्डियन है, मान लो एसएससी ने उसको पाल रखा है किसी स्टूडेंट को, लीगल गार्डियन है, उसके लिए भी मिल जाएगी। ATE और EEB, ये भी फालतू सेक्शन। क्या है ATE? आपने हाउस प्रॉपर्टी, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपने लोन लिया था और उस लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। देखो हाउसिंग लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट का, वो तो ATC में जाता है, लेकिन उस हाउस लोन पे आपका इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अब इंटरेस्ट का डिडक्शन आप तो बोलोगे हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल जाता है अपन को, कैसे मिलता है? देखो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तो पूरा का पूरा ले सकते हो, वहीं ले सकते हो पूरा का पूरा, बात ही खत्म हो गई। लेट आउट प्रॉपर्टी में वहीं पूरा का पूरा मिल जाता है, चाहे परचेज का केस हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का केस हो, चाहे रिपेयर का केस हो, पूरा मिल जाता है। लेकिन मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपकी, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी कैसी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है इंडिविजुअल की। तो क्या होता है इंडिविजुअल के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी के लोन पे जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट का रिडक्शन तो मिल जाता है, लेकिन लिमिट लगती है। लिमिट कितनी लगती है? अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए तो 2 लाख की लिमिट है, और रिपेयर वगैरह के लिए लिया है तो 30,000 की लिमिट है, ये लिमिट है। अब यहाँ पे देखो ATE में हाउस प्रॉपर्टी के लोन का इंटरेस्ट कवर है, कौन सा कवर है? खाली परचेज वाला। कंस्ट्रक्शन वाला केस भी कवर नहीं है, और रिपेयर के लिए लोन लिया है वो भी कवर नहीं है, खाली परचेज। आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो ATE में डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन कैसे लोगे? देखो परचेज के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो 2 लाख की डिडक्शन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल जाती है। लेकिन मान लो आपका इंटरेस्ट बन रहा था 4 लाख का, अब क्या करोगे? 4 लाख का इंटरेस्ट है, 2 लाख का तो हाउस प्रॉपर्टी में लो, पहले तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में डिडक्शन ले लो, सेक्शन 24 में मिलती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, वहाँ ले लो, 2 लाख तक वहाँ मिल जाता है। अब बैलेंस कहाँ? यहाँ ले लो, यहाँ कितना मिल जाएगा? 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख यहाँ मिल जाएगा। तो 4 लाख का इंटरेस्ट बन रहा था, 2 लाख वहाँ ले लो, 1.5 लाख यहाँ ले लो, 1,50,000 यहाँ ले लो। इस तरह से आप ले सकते हो। खाली परचेज के केस में मिलता है, यहाँ पे ध्यान देना, खाली परचेज। कंस्ट्रक्शन के केस में नहीं मिलता, खाली परचेज, खाली परचेज। अब आगे बता रहा है लोन किससे लेना, कुछ कंडीशन है यहाँ पे, और ये कंडीशन पढ़ के आपको बोलोगे कुछ काम का नहीं है, सेक्शन बर्बाद सेक्शन हो चुका है ये। तो लोन किससे लेना? आपको बैंक से लेना है, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना है। NBFC से लोन नहीं ले सकते, NBFC से लोन नहीं ले सकते। दूसरा, उस हाउस की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मैक्सिमम 45 लाख होनी चाहिए, मतलब आपने महंगा घर खरीदा है, 45 लाख से महंगा घर खरीदा है जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा है, आप डिडक्शन यहाँ नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट तो फालतू है, जिस दिन लोन अप्रूव हुआ आपका उस दिन आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए, कोई भी घर, मतलब गरीब लोगों के लिए डिडक्शन है, कोई भी घर आपके पास नहीं होना चाहिए। और लास्ट बता रहा है कि लोन कब सेक्शन हुआ था आपका? पुराने पीरियड में। देखो पुराना पीरियड है, जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका काफ़ी पहले, इस पीरियड के बीच में 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 में सेंक्शन हुआ था, तो जो लोन इस पीरियड में सेंक्शन हुए थे उस पर आपको मिलेगी। तो ये सेक्शन वैसे भी कचरा है, कुछ काम का नहीं। ATEEB, ये भी एक और कचरा सेक्शन आ गया, ये भी बीत चुका। क्या है ये सेक्शन? आपने लोन लिया है
इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिक कार परचेज करने के लिए लोन लिया मान लो, उस पर इंटरेस्ट दोगे, डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को। कितना मिलेगा? 1.5 लाख तक मिल जाएगा। लोन किससे लेना आपको? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यहाँ एनबीएफसी भी कवर। एनबीएफसी से लोन लोगे तो भी चलेगा। लेकिन लोन देखो सैंक्शन कब हुआ था? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23, ये पीरियड भी बीत चुका है। इस पीरियड में जो लोन सैंक्शन हुए थे उस पर मिलेगी। गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी? इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहती थी, इस कारण डिडक्शन यहाँ दे दी थी। अब आते हैं अपन आगे एटीजी डोनेशन। अभी तक जो सेक्शन देखे लगभग सारे सेक्शन में कौन कवर थे? या तो इंडिविजुअल या इंडिविजुअल एचयूएफ, ऐसे थे। एचयूएफ को तो भूल जाओ, एचयूएफ तो फालतू होती है, वो तो कचरा होती है, उसको भूल जाओ। मतलब लग सब में क्या थे? इंडिविजुअल कवर थे। अब पहला सेक्शन आया एटीजी डोनेशन, जिसमें सारे पर्सन को डिडक्शन मिलती है, सारे मतलब इंडिविजुअल भी, एचयूएफ भी, फर्म भी, कंपनी सब कवर है यहाँ पे। अब डोनेशन क्या है? भिखारी को दान दोगे डिडक्शन मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। डोनेशन में कुछ कैटेगरी बता रखी है, इनमें अगर डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। पहला, आप पीएम ड्रोट रिलीफ फंड में डोनेशन देते हो, पीएम ड्रोट रिलीफ फंड में डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 50% डिडक्शन मिलेगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी। मतलब आपने मान लो 5 करोड़ का डोनेशन दिया पीएम ड्रोट रिलीफ फंड में, 2.5 करोड़ की आपको सीधी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। डोनेशन का पीजीबीपी हेड में डिडक्शन नहीं मिलता। डोनेशन एक पर्सनल खर्चा होता है। डोनेशन अपन क्यों देते हैं? दान क्यों देते हैं? ताकि थोड़े पुण्य कमा सके, इसलिए देते हैं, तो डोनेशन क्या होता है? पर्सनल खर्चा होता है, कोई पीजीबीपी हेड में डिडक्शन नहीं मिलती। पीजीबीपी में अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा तो वहाँ पर एड बैक कर देते हैं, यहाँ मिलती है फिर। तो अगर पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में दे रखा है आपने, 50% मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी, सीधा 50% कर देंगे, जितना भी डोनेशन दिया उसका 50%। पहले कैटेगरी ए में क्या होता था? कुछ गांधी फैमिली वाले डोनेशन भी कवर थे, नेहरू फंड, इंदिरा फंड, पता नहीं क्या क्या फंड थे वो, राजीव गांधी फंड। कांग्रेस की फिर से सरकार आ जाती तो एक राहुल गांधी फंड भी आ जाता है, एक सोनिया गांधी फंड भी आ जाता, एक प्रियंका गांधी फंड भी आ जाता, एक रॉबर्ट वाड्रा फंड भी आ जाता, फिर उनके बच्चे होते उनके फंड भी आते रहते। पर मोदी सरकार ने क्या किया? वो सारे फंड हटा दिए। वैसे भी उन फंड में क्या होता था? खाली जो कट्टर कांग्रेसी होते थे ना, वही दान देते थे, और वो फंड में वैसे भी क्या होते थे? गांधी परिवार मजे में उड़ाता था वैसे भी, तो सब डिलीट हो गए वो। खाली क्या है कैटेगरी ए में? पीएम ड्रोट रिलीफ फंड, 50% डिडक्शन मिलेगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी। इसके बाद कैटेगरी बी में कौन कौन से फंड है? कोई भी पीएम फंड, किसी भी नाम से पीएम फंड, पीएम रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड, पीएम हेल्थ फंड, कोई भी नाम से पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है तो कैटेगरी बी में आएगा। इसके अलावा कोई भी सीएम फंड है, चीफ मिनिस्टर फंड, वो आ जाएगा। नेशनल फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल एजुकेशन फंड, सारे आ जाएंगे। इसके अलावा स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, ये 2 फंड मोदी सरकार ने बनाए थे। इन 5 फंड में अगर आप डोनेशन देते हो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। मान लो आपने 5 करोड़ का डोनेशन दिया पीएम केयर फंड में, पूरा 5 करोड़ का आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। ये थी कैटेगरी बी, कोई लिमिट नहीं लगेगी। कैटेगरी सी, ये आ गई कैटेगरी सी होगी लिमिट वाली, इनमें लगती है लिमिट। कैटेगरी सी में 50% मिलती है डिडक्शन और लिमिट भी लगती है। कैटेगरी डी में 100% मिलती है डिडक्शन लेकिन लिमिट भी लगती है। कैटेगरी सी में कौन है? ये ट्रस्ट वगैरह कवर है, ट्रस्ट, मंदिर वगैरह ये सब कवर है। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कवर है। आपने मंदिर वगैरह के रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए दान दिया है, आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, मतलब हिंदुओं को छोड़ के बाकी लोगों को के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अगर आपने दान दिया वो भी कवर्ड है। इसके अलावा हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी कवर्ड है, ये लोग यहाँ कवर्ड है। हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तो फालतू पॉइंट है, लास्ट के 2 तो कोई देता नहीं इनमें दान। तो कितना मिलेगा? 50% डिडक्शन मिलेगा, विथ लिमिट मिलेगा। इसके अलावा कैटेगरी डी है, अगर आपने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए दान दिया है तो, या दूसरा पॉइंट तो खाली कंपनी के लिए, कंपनी ने दान दिया है किसको? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, कंपनी ने दान दिया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, 100% मिलेगा और एक लिमिट लगेगी। अब लिमिट क्या लगेगी? कैटेगरी सी और डी का डोनेशन अपन कैसे निकालेंगे वो अपन सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड टोटल इनकम। ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? ग्रोस टोटल इनकम निकालो आप, और उसमें से ऐसी इनकम हटा दो जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। मतलब जो 115 वाली सेक्शन की सीरीज है ना, BBF, BBG, जो भी इनकम है सारी हटा दो, या LTCG 112 वाला, या 111A वाला, या 112A वाला, जो भी है स्पेशल रेट वाले सारे हटा दो, सारी इनकम हटा दो, GTI ले लो, क्योंकि स्पेशल रेट वाली इनकम से तो वैसे भी आपको डिडक्शन मिलती ही नहीं है, उसको हटा दो। इसके बाद चैप्टर 6 के डिडक्शन आप लेस कर दो, सारे लेस कर दो। किसको छोड़ के? ATG को छोड़ के। ATG तो अपन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको भूल जाओ। ATG का ना तो कैटेगरी A और B ये भी लेस नहीं करना, ऐसा मत सोचना A और B तो सीधा लेस होता है, ये लेस कर ले, ये भी लेस नहीं करना। ATG पूरा लेस नहीं करना अभी, एक रुक जाओ। ये आ जाएगी आपकी ATI, ये ATI आ जाएगी। मान लो ATI आपकी आई 6 लाख, मान लो ATI आपकी कितनी आ गई? 6 लाख आ गई, मान लो 6 लाख आ गई। अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं आगे। अब आपको देखना है कैटेगरी सी और डी वाला टोटल डोनेशन कितना है। देखो ए और बी वाला तो सीधा लेस हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी और डी वाला दिक्कत है, उसमें लगती है लिमिट। तो सी और डी का डोनेशन देखो, तो आपने देखो कैटेगरी सी वाला डोनेशन दिया था ट्रस्ट को, कितना दिया था? 30,000, मतलब 50% वाला विद लिमिट वाला। और फैमिली प्लानिंग वाला कैटेगरी डी वाला दिया था आपने 100% विद लिमिट वाला दिया था 50,000 का, ये आपने दिए थे। मतलब सी और डी वाले टोटल करो कितने हैं? 30 + 50 80,000 को कंपेयर करो 10% ऑफ ATI। ATI आपकी आई थी 6 लाख, मान लो 6 लाख का 10% करोगे तो कितना आया?
60,000 आ गया, 6 लाख का 10%। इन दोनों का जो लोअर करोगे ये आएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन। इन दोनों का लोअर करोगे तो ये आएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डोनेशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डोनेशन मतलब आपको मैक्सिमम 60,000 रुपये का डोनेशन देना चाहिए था। 60,000 से ज़्यादा आपको अलाउ ही नहीं होगा, मैक्सिमम 60,000 अलाउ होगा। ये तो मैक्सिमम आया, ये अलाउ नहीं आया, मैक्सिमम होगा 60,000 अलाउ। अब 60,000 अलाउ होगा तो कैसे अलाउ होगा? सबसे पहले तो आप लोग कैटेगरी डी वाला, डी वाला क्यों लो? डी वाला मिलता है 100%, तो पहले डी वाला लो, इस लिमिट में से लेना है आपको डिडक्शन। तो डी वाला आपने दिया था 50 का दिया था ना, डी वाला दिया था तो आपने 50 का, तो पहले तो 50,000 का फुल डिडक्शन ले लो, क्योंकि डी वाला आपको फुल मिल जाता है, इस लिमिट के अंदर है, 50,000 ले लो। अब बैलेंस लिमिट कितनी बच गई? 60 माइनस 50, 10 की बच गई, 10,000 की बैलेंस लिमिट बच गई। 10,000 का पूरा मिलेगा? पूरा नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा, लिमिट का 50%, हाफ मिल जाएगा, लिमिट का हाफ हो जाएगा। 10,000 का अपन को करना पड़ेगा 50%, ये थोड़ा सा एंटिक पॉइंट है। 5,000 आ गया, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? 50 प्लस 5, 55 की कितनी मिल जाएगी? 55,000 की डिडक्शन यहाँ मिलेगी। तो जो भी लिमिट आई है वो मैक्सिमम लिमिट है। सबसे पहले उसमें कैटेगरी डी वाला ले लो, कैटेगरी डी वाला पूरा का पूरा ले लो, जितना ले सको, और अगर कुछ लिमिट बच गई तो उस लिमिट का हाफ कर दो, उस लिमिट का सीधा ही 50% कर दो। डोनेशन का 50% नहीं करना कि कैटेगरी सी का डोनेशन था 30,000 का 50% कर दिया, वो नहीं करना, लिमिट का हाफ करना है। जो लिमिट आई है लिमिट का हाफ करना है, लिमिट का हाफ करना है। जैसे मान लो यहाँ पे खाली जो डोनेशन होता, आपने डोनेशन दिया था 30 और 50, 80 का दिया था डोनेशन, ये 80,000 पूरा का पूरा मान लो कैटेगरी सी वाला होता, 50% विद लिमिट वाला होता, तो क्या करते? पहले तो लोअर करते, लोअर आता 60,000। अब मैक्सिमम लिमिट आई 60,000, तो 60,000 पूरा मिलता क्या? पूरा नहीं मिलता। इस लिमिट का 60,000 का अपन क्या कर देते? हाफ कर देते, मतलब 30,000 मिलता है। 60,000 का हाफ कर देते 30,000 मिलता है, क्योंकि कैटेगरी डी वाला था नहीं। पहले तो लेते हैं हम कैटेगरी डी वाला, क्योंकि वो फुल मिल जाता है, वो नहीं मिलता तो फिर कैटेगरी सी वाला लेते हैं, वो अपन को लिमिट का हाफ मिलता है। लिमिट का भी क्या मिलता है? हाफ। अब आगे एक पॉइंट और बता रखा है, अगर आपने कोई भी कैटेगरी का डोनेशन ए बी सी ओ डी, कोई सी भी कैटेगरी का डोनेशन अगर आपने कैश में दे दिया 2,000 से ज़्यादा का, देखो यहाँ भी खाली कैश वर्ड है, बीएड चेक से दिया अलाउड है, क्रॉस चेक अलाउड है। हाँ, कैश में दे दिया 2,000 तक तो अलाउ है कैश भी, लेकिन कैश 2,000 से ज़्यादा का दे दिया तो वो अलाउ नहीं होगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। आगे बता रखा है बिल्कुल ही फालतू सेक्शन 80GG, मैं पढ़ा भी नहीं रहा, 80GG काट दो इसको। अगले 80GG है, ये भी एक फालतू सेक्शन है। अगर आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, देखो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, तो अगर आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी हेड में आप डिडक्शन ले लेते हो सेक्शन 35 में, लेकिन आपका बिजनेस नहीं है, आपने ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे दिया, तो आप डिडक्शन ले सकते हो 80GG में। बिजनेस नहीं है आपका, कितना ले सकते हो? 100% ले सकते हो। बस ध्यान एक बात का रखना, कैश में अगर आप करते हो 2,000 से ज़्यादा का तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ भी खाली कैश वर्ड है, बीएड चेक क्रॉस चेक अलाउ है, कैश भी अलाउ है, लेकिन 2,000 तक, 2,000 से ज़्यादा हो गया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे अगला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80GG, टोटल इनकम इसका पॉइंट आ जाता है 80GG। किसके लिए लगता है सेक्शन? खाली इंडियन कंपनी को मिलता है। इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को या तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को, या तो पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे दी है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं ये, तो पॉलिटिकल पार्टी को या तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को इंडियन कंपनी क्या दे रही है? डोनेशन दे रही है या तो कंट्रीब्यूशन दे रही है। इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगा, जितना भी डोनेशन दिया पूरा का पूरा 100% डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा। मान लो एक इंडियन कंपनी ने बीजेपी को डोनेशन दिया 5 करोड़ का, पूरा 5 करोड़ का डिडक्शन ले सकती है। कांग्रेस को दिया डोनेशन मान लो 8 करोड़ का, पूरा 8 करोड़ का डिडक्शन यहाँ ले सकती है। लेकिन अगर डोनेशन कैश में दिया तो अलाउ नहीं होगा, 1 रुपये का भी कैश में दे दिया तो कैश वाला पार्ट आपको अलाउ नहीं होगा, उसका डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। मान लो आपने बीजेपी को 20,000 का डोनेशन कैश में दे दिया, अलाउ नहीं होगा। यहाँ वो 2,000 की लिमिट में नहीं है, अलाउ नहीं होगा। मान लो बीएड चेक क्रॉस चेक से दिया तो अलाउ हो जाएगा। खाली कैश वाले ध्यान देना, बीएड चेक से दिया आपने 5 करोड़ का, अलाउ। कैश चेक से दिया, क्रॉस चेक से वो भी अलाउ, खाली कैश अलाउ नहीं होगा। अब अगर आपने डोनेशन डेबिट कर रखा है पीएनएल में तो ऐड बैक कर देना। पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलता, उसका यहाँ मिलता है। डोनेशन को पर्सनल खर्चा माना जाता है, कभी भी बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता। अब इसमें बता रखा है इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस का खर्चा है, लेकिन ये डिसअलाउ हो जाता है। कहाँ डिसअलाउ हो जाता है? सेक्शन 37 में पढ़ा था अपन ने, लेकिन उसका डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा इंडियन कंपनी को। वहाँ तो डिसअलाउ हो जाएगा, उसको बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर, ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हो, यही मानेंगे आपने डोनेशन दिया है। आपको एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए जगह ही वही मिले क्या? एडवर्टाइजमेंट पता नहीं कहाँ करवा सकते हो आप, तो इसको क्या मानेंगे? इसको भी डोनेशन मानेंगे, और डोनेशन मान के वहाँ तो डिसअलाउ हो जाएगा, यहाँ इसको डोनेशन मान के डिडक्शन मिल जाएगा। चाहे बीएड चेक से दिया हो चाहे क्रॉस चेक से। हाँ, कैश नहीं होना चाहिए बस। कैश में 1 रुपया भी हुआ तो कैश का नहीं मिलेगा, बीएड चेक से मिल जाएगा, क्रॉस चेक से मिल जाएगा। तो बीएड चेक क्रॉस चेक का ध्यान दे देना, यहाँ उलझाते हैं। वो देते हैं बीएड चेक से आपने डोनेशन दिया या क्रॉस चेक से दिया, काफ़ी सारे लोग डिडक्शन देते ही नहीं है, वो कैश के अंदर बीएड चेक क्रॉस चेक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। कैश बीएड चेक क्रॉस चेक इंक्लूड कहाँ होता है? खाली पीजीबीपी में, यहाँ भूल जाना, या खाली
कैश वर्ड है, जहाँ भी अपने अभी तक पढ़ा है खाली क्या है कैश वर्ड। एक जगह आएगा पीरियड चेक क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन यहाँ खाली अभी तक जो पढ़ा है क्या है कैश वर्ड। अब ATGGC इंडियन कंपनी के अलावा बाकी कोई और पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, इंडियन कंपनी के अलावा कोई और पर्सन ने, तो उसको डिडक्शन मिलता है ATGGC में। बी में नहीं मिलता, ATGGC में। कितना मिलता है यहाँ भी 100% मिलता है। अगर कैश में देते हो तो डिडक्शन नहीं मिलता, 1 रुपये का भी देते हो कैश में, कैश वाले का नहीं मिलता। अब आप बोलोगे ये दोनों सेक्शन अलग क्यों बनाए, एक में डाल देते। एक में इसलिए नहीं डाला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन कंपनी को तो क्या किया, अगर इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर ब्रोशर एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट करवाती है, पैम्पलेट वगैरह में एडवर्टाइजमेंट करवाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो सेक्शन 37 में डिडक्शन हो जाता है। और ATGGB में उसको अलाउ कर दिया, ATGGB में उसको डोनेशन मान के डिडक्शन दे दिया। लेकिन अदर पर्सन के लिए ऐसा नहीं है। अदर पर्सन मान लो अगर पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर ब्रोशर पैम्पलेट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो उनको PGBP हेड में भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ तो डिसअलाउ होगा सेक्शन 37 में, और यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नॉट एलिजिबल, यहाँ डोनेशन नहीं मानेंगे। दोनों जगह ही वो डूब गया। तो अदर एसएससी चाहे वो फर्म हो चाहे फर्म हो चाहे अपना कोई भी पर्सन हो, फर्म हो इंडिविजुअल वगैरह हो, उनको एलिजिबल नहीं है। हाँ कंपनी जो इंडियन कंपनी है उसको एलिजिबल है, उसके लिए डोनेशन मान लिया जाता है वो। लेकिन अदर एसएससी के लिए वो खर्चा क्या हो जाता है, डूब जाता है। ना तो PGBP में अलाउड है, ना यहाँ डिडक्शन मिलता, ना यहाँ डिडक्शन मिलता। ये थे सारे अपने पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। या तो आपने कोई पेमेंट किया है, डोनेशन का पेमेंट हो गया है, या LIC वगैरह प्रीमियम पेमेंट कर दिया है, मेडिक्लेम कर दिया आपने, या कुछ इन्वेस्टमेंट किया, FD करवा दी, या आपने बॉन्ड्स वगैरह में पैसा जमा करवा दी। तो दो चीज़ कवर्ड है, पेमेंट या इन्वेस्टमेंट। इसमें पर्सनल टाइप के खर्चे भी कवर्ड है। जनरली पर्सनल टाइप की चीज़ें ही हैं इसमें, जनरली क्या है, पर्सनल टाइप की चीज़ें। अब आते हैं अपन इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन मैंने क्या बताया, पहले तो आपकी 5 हेड में से कोई से हेड की इनकम बनेगी और उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे आपको मान लो 50,000 का सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला, क्या बनाएंगे अपन, अदर सोर्स की 50,000 की इनकम बना देंगे। वहाँ तो 50,000 की इनकम बना दी, फिर GTI निकाली अपने 5 हेड की टोटल करके, GTI निकाला, GTI के बाद में आपको डिडक्शन मिलता है। ये होती है इनकम बेस्ड डिडक्शन। सबसे पहले देखा अपन ने ATTT है। अगर आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, डिडक्शन मिलेगा ATTT में। किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचओ को मिलेगा, कंपनी फर्म को नहीं मिलता, खाली किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचओ को। सेविंग अकाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट बना आपका, मान लो आपके 5 सेविंग अकाउंट है, सबका एग्रीगेट कर लेना, सबका एग्रीगेट लेना, ऐसा नहीं पर सेविंग अकाउंट, सबका टोटल इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट और कंपेयर करना 10,000 से। मान लो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है आपका 50,000 और 10,000 लोअर, 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। अदर सोर्स में नहीं मिलेगा, ये GTI निकालने के बाद मिलेगा। इनकम कितनी दिखाओगे अदर सोर्स में, 50,000 की दिखाओगे, जो टोटल इंटरेस्ट था वो दिखाओगे वहाँ। तो अब आगे बता रहा है कि सेविंग अकाउंट आपका बैंकिंग कंपनी के साथ भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी हो सकता है और पोस्ट ऑफिस के साथ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो एक फायदा हो रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो अदर सोर्स में भी आपको डिडक्शन मिलता है। ऐसे मिलता है, मान लो 50,000 का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस वाला है सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, तो अदर सोर्स में एक 3500 का आपको डिडक्शन मिलता है। 3500 का एग्जेम्पशन बोलते हैं उसको, अगर नॉर्मल अकाउंट है तो, इंडिविजुअल अकाउंट है तो, और जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 का। तो वहाँ 3500 का लेस कर लो और यहाँ 10,000 लेस कर लो, पोस्ट ऑफिस वाला है तो। आगे बता रखा है, अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, बूढ़ा है, 60 साल या उससे ज़्यादा का, उसको ATTTA में डिडक्शन नहीं मिलता। उसको कहाँ मिलता है, उसको मिलता है ATTTB में। बूढ़े लोगों के लिए अलग से सेक्शन बना दिया ATTTB। अगर बूढ़े लोगों को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है किस पे, या तो सेविंग अकाउंट पे, और उनके लिए FD भी कवर कर दी, बैंक से FD भी करवा रखी उन्होंने, FD भी कवर कर दी, यहाँ पे सेविंग और FD दोनों कवर कर दी। और बूढ़े भी कौन से, रेजिडेंट, खाली रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो 60 साल उससे ज़्यादा के प्लस रेजिडेंट है। तो टोटल इंटरेस्ट ले लो सेविंग और FD अकाउंट का, और किससे कंपेयर करो, 50,000 से। इनको फायदा कर दिया, बूढ़े लोगों को फायदा कर दिया, 50,000 की लिमिट डाल दी और FD का इंटरेस्ट भी कवर कर दिया। जितने भी उनके सेविंग अकाउंट है, जितने भी FD अकाउंट है, सबका एग्रीगेट मिला के ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, सबका एग्रीगेट मिला के टोटल इंटरेस्ट ले लेंगे और इससे कंपेयर कर लेंगे। अब ऐसा मत कर देना, बूढ़े लोगों को पहले 10,000 का ले दो और फिर ये दे दो, डबल मत दे देना, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहले वो दे दिया 10,000 का ATTT है, फिर ATTT भी दे दिया, ऐसा नहीं, खाली ATTT भी मिलेगा बूढ़े वालों को। अब सेविंग और FD अकाउंट बैंकिंग कंपनी का भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक का भी हो सकता है और पोस्ट ऑफिस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ये थे अपने नॉर्मल डिडक्शन। अब आते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शन अंडर हेडिंग सी। हेडिंग सी वाले इनकम बेस्ड डिडक्शन देखेंगे। हेडिंग सी वाले इनकम बेस्ड डिडक्शन, हेडिंग सी वाले जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है थोड़े से स्पेशल होते हैं। इनमें एक चीज़ होती है, हेडिंग सी वाले अगर इनकम बेस्ड डिडक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको ROI ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। ROI लेट फाइल करी तो ये आपके डूब जाएंगे। और हेडिंग सी वाले जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है जनरली जो है PGBP की इनकम से लिंक है, मतलब पहले तो आपकी PGBP हेड की इनकम बनेगी और उसके बाद GTI निकालने के बाद उस PGBP की इनकम का डिडक्शन मिलता है। जनरली क्या होता है, PGBP की इनकम बनती है और GTI निकालने के बाद PGBP की इनकम का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। अब इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनका सनसेट हो चुका, मतलब जिनका सूर्यास्त हो चुका, जो बंद हो चुके। कौन कौन से, ATI है, IAB, IB, IC, IE,
इनमें कुछ एलिजिबल बिजनेस कवर थे। एलिजिबल बिजनेस मतलब SEZ को डेवलप करने का बिजनेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस हो गया। अब आपको नाम याद रखने, कुछ याद नहीं रखना, इन सेक्शन को क्या हो गया, ये सेक्शन खत्म हुए काफ़ी साल हो गए, तो कुछ भी याद नहीं रखना नाम वगैरह, बस इतना से याद रखना एलिजिबल बिजनेस का पढ़े। यहाँ पे एलिजिबल बिजनेस, आप बोलोगे जब ये सेक्शन खत्म ही हो चुके तो पढ़ क्यों रहे हैं इनको। देखो खत्म तो हो चुके सेक्शन, लेकिन इन सेक्शन में क्या होता था, जो डिडक्शन मिलती थी ना 10 ईयर तक 20 ईयर तक ऐसे मिलती थी, तो जिनके पुरानी डिडक्शन चल रही है उनको तो मिल रही है ना अभी, उनकी खत्म नहीं हुई डिडक्शन, इसलिए यहाँ डाल रखा है। अब आप बोलोगे इनका क्वेश्चन अलग से आता है, कभी भी अलग से आने के कोई चांस नहीं है इन सेक्शन की, जो अपन पढ़ने वाले जिनका सूर्यास्त हो चुका, इनका कोई अलग से क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं है। फिर क्या काम आते हैं, आपके एक टॉपिक आएगा AMT, अल्टरनेटिव इनकम टैक्स, वहाँ इसका पॉइंट दे देगा ATIA का, वहाँ भी आपको दिमाग नहीं लगाना होता, बस सेक्शन को पता है, थोड़ा सा बस पढ़ लिया तो चलो ज्ञान, बाकी वो दे देगा कि इस सेक्शन में 100% डिडक्शन मिलती थी, ये इतना मिलता था, बस वहाँ इसका पॉइंट आ जाता है। और उसके लिए भी सेक्शन पढ़ने की नीड नहीं है, क्वेश्चन में डिटेल दे देता है कि 100% के लिए एलिजिबल था या नहीं था। तो ये कुछ एलिजिबल बिजनेस थे, कभी स्टार्ट हुए थे 1 अप्रैल 17, मतलब 1 अप्रैल 17 के बाद अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया एलिजिबल बिजनेस तो डिडक्शन नहीं मिलती, क्योंकि इनका सूर्यास्त हो चुका। 1 अप्रैल 17 से पहले जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उनको मिलती थी। फिर मोदी जी आए, सबको इन कचरे को कंट्रोल डिलीट किया या शिफ्ट डिलीट कर दिया सीधा। अब डिडक्शन कितनी मिलती है एलिजिबल बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट होगा पहले तो PGBP की इनकम मिल जाएगा, और उसके बाद GTI में से आपको 100% मिल जाती थी। कुछ में ऐसा भी होता था, कुछ ईयर तक 100 मिलती थी, फिर 50 मिलती थी, आप तो 100 याद रख लो बस, 100% मिलती है। और कब तक मिलती है, 10 ईयर तक। कुछ में ऐसा भी था 7 ईयर तक मिलती थी, कि उसमें 20 ईयर भी थे, लेकिन आप नॉर्मल याद रखो 10 ईयर, बस इतना याद रखने की जरूरत है, बाकी इस कचरे का कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एलिजिबल बिजनेस में आपको डिडक्शन मिलती है तो इसका प्रॉफिट लॉस आपको सेपरेट निकालना पड़ेगा। सेपरेट क्यों निकालना पड़ेगा, आपका मान लो 2 बिजनेस है, एक कपड़ों का बिजनेस है और एक एलिजिबल बिजनेस है, एक साथ मिक्स करके निकालती है, तो फिर डिडक्शन कैसे लोगे, दोनों को सेपरेट निकालो। इसका क्योंकि डिडक्शन मिलती है आपको 100% GTI निकालने के बाद। मान लो इस एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट आया 5 करोड़, PGBP की इनकम दिखा दी 5 करोड़, नीचे निकाली आपने GTI में से लेस कर दोगे आप 5 करोड़, सीधा लेस कर दोगे। कोई भी सेक्शन, जो भी सेक्शन एप्लीकेबल है, ATIA, IAB, IB, ICI, पांचों सेक्शन के लिए सेम पॉइंट है ये। आगे बता रखा है, मान लो एलिजिबल बिजनेस में आपको लॉस आते हैं, बिजनेस लॉस या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, आप उसको कपड़ों के बिजनेस से सेटअप कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो। सेक्शन 72 में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, वहाँ कोई एलिजिबल बिजनेस वाला वर्ड था ही नहीं, पढ़ा था अपन ने सेटअप वाला चैप्टर, वहाँ कुछ ऐसा वर्ड नहीं था, तो सेटअप तो कर सकते हो। पर मान लो आपने सेटअप कर दिया, तो जितना आपने सेटअप कर दिया उतना नेक्स्ट ईयर में आप उसका रिडक्शन नहीं ले पाओगे। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो, जैसे मान लो आपका एक कपड़ों का बिजनेस है और एक एलिजिबल बिजनेस है। एलिजिबल बिजनेस में तो मान लो आपका लॉस आ रहा है करंट ईयर में 20 लाख का, करंट ईयर में लॉस आ रहा है, और एक कपड़ों का बिजनेस है, क्लॉथ बिजनेस, जो नॉन एलिजिबल है, नॉर्मल बिजनेस है, इसमें 70 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। तो 20 लाख के लॉस को आपने 70 लाख के प्रॉफिट से सेटअप कर दिया, कर सकते हो। बिजनेस लॉस को बिजनेस लॉस से सेटअप कर सकते हो, अपने पढ़ रखा है सेटअप वाले चैप्टर में। हाँ कुछ केस स्पेशल है, जैसे स्पेकुलेशन वाला, एक स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, उनका तो सेम टाइप के अपने बिजनेस से सेटअप होता है, पर ये तो सेटअप कर सकते हो। एलिजिबल बिजनेस वाला वर्ड तो अपन ने पढ़ा ही नहीं वहाँ पे, तो कर सकते हो। तो आपने कपड़ों की इनकम दिखा दी 50 लाख सेटअप करने के बाद, यहाँ से लॉस 20 लाख का सेटअप कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर एलिजिबल बिजनेस में मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 100 लाख का, 100 लाख का प्रॉफिट हुआ, डिडक्शन मिलता है आपको 100%। 100% तो मिलेगा, लेकिन 100 लाख का नहीं मिलेगा। 20 लाख का आपने लास्ट ईयर लॉस सेटअप मार दिया था उसका, तो 20 लाख यहाँ से कम कर दो, आपको 80 लाख का डिडक्शन मिल पाएगा, 80 लाख का ही मिल पाएगा, 20 लाख का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 20 लाख का जो लॉस आया था लास्ट ईयर वो आपने नॉन एलिजिबल बिजनेस, क्लॉथ के बिजनेस से सेटअप मार दिया था, और अपना नॉन एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट आपने कम कर दिया था। तो जितना आपने ऐसा सेटअप मारा था उसका डिडक्शन आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिल पाएगा। आगे बता रखा है, आप एलिजिबल बिजनेस से या तो डिडक्शन यहाँ ले लो, ATIA, IB, IB, ICIC, या 10AA 35 AD में ले लो। मतलब एक बिजनेस आपका जो 35 AD में भी एलिजिबल मान लो, जैसे मैं बताऊँ आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस है ना, ATI में भी कवर था और 35 AD में भी कवर था, दोनों जगह कवर था। अब दोनों के मजे लोगे क्या, आप दोनों सेक्शन के मजे नहीं ले सकते, या तो 10AA के लो, क्या बोलते हैं, या तो 35 AD के लो या ATIA के लो, ऐसा नहीं कि दोनों को ले लो। फायदा होता था ATIA में लेने में, जहाँ क्या था, प्रॉफिट का मिल जाता था। 35 AD में क्या है, कैपिटल असेट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 100% मिलता है, तो लोग तो यहाँ के मजे लेते थे, पर एक के ले सकते हो, दोनों सेक्शन के मजे नहीं ले सकते। हाँ मान लो आपके 2 बिजनेस है, दोनों एलिजिबल है, एक में आप लगाना चाहते हो ATIA वाला और एक में 35 AD लगा सकते हो, क्या हाँ लगा सकते हो। एक में आप लगाना चाहते हो ATIA वाला और एक में आप लगाना चाहते हो 10AA, हाँ लगा सकते हो। तो अगर यहाँ डिडक्शन ले लिया तो वहाँ नहीं मिलेगा, 10AA में भी नहीं मिलेगा और 35 AD में नहीं मिलेगा, सेम बिजनेस में। और अगर 10AA 35 AD में ले रखा है किसी बिजनेस में, तो उस सेम बिजनेस में आप यहाँ नहीं ले सकते, तो एक जगह ले सकते हो, या तो 10AA लो या 35 AD लो या ये एलिजिबल बिजनेस वाले लो। ये तीनों क्या है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे टाइप के डिडक्शन है, सेम टाइप के डिडक्शन है। तो ये 10AA जो है ना, गलत जगह घुसा दिया इन्होंने, जबकि घुसाना चाहिए था यहाँ पे, मतलब 80 की लाइन में घुसाना चाहिए था।
और 35 AD भी इसी लाइन में घुसाने का सेक्शन था वैसे देखा जाए तो, लेकिन चलो उसको तो चलो PGB के साथ अपन देख सकते थे, बट 10 यहाँ घुसाने का सेक्शन था। जिन्होंने भी बनाया ना इस कचरे को, ये कचरा बनाया था कांग्रेस ने बनाया था, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2004 में, उसके बाद बना था ये सेक्शन SEZ वाला। ये भी खत्म हो चुका वैसे देखा जाए तो, इसका टाइम भी जा चुका, अभी देखेंगे अपन इसको भी। आगे देखते हैं अपन, ये एलिजिबल बिजनेस का जो डिडक्शन मिलेगा, तो एलिजिबल बिजनेस जो आप काम करोगे उससे जो प्रॉफिट होगा उसी का मिलेगा, मतलब किस किस चीज़ का मिलेगा, मान लो आपका एलिजिबल बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट होगा एक तो उसका मिल जाएगा। दूसरा, उस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आपको ट्रांसपोर्ट पावर इंश्योरेंस सब्सिडी मिली, ट्रांसपोर्ट पावर इंश्योरेंस सब्सिडी वो भी अलाउ हो जाएगी। दो चीज़ें अलाउ नहीं होंगी, अगर ये आपको मान लो एलिजिबल बिजनेस में मिला है तो भी नहीं मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक इंपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, मान लो एलिजिबल बिजनेस का मिला है, ये अलाउ नहीं होगा, इसका नहीं मिलेगा। और एक, अगर आपको बैंक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो इंटरेस्ट की इनकम वैसे तो मान लो अदर सोर्स की इनकम होती है, उसका भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये केस लो के पॉइंट थे। आगे बता रखा है, ये भी केस लो का पॉइंट आगे वाला क्या बोलता है, मान लो एलिजिबल बिजनेस की इनकम आपने 50 लाख बताई थी, आपका केस स्क्रूटनी में चला गया, उन्होंने इनकम बढ़ा दी आपकी खर्चे वगैरह डिस्काउंट करके 50 लाख को 55 लाख कर दिया, तो 5 लाख की जो बढ़ाई हुई इनकम है उसका रिडक्शन भी ले लोगे कि हाँ ले लोगे, ले सकते हो। तो ऐसे केस में एओ इनकम बढ़ाता ही नहीं पहली बात, क्योंकि बढ़ा देगा तो यहाँ डिडक्शन ले सकते हो। सारे क्या है, ये केस लो के पॉइंट है। लास्ट बता रखा है, एलिजिबल बिजनेस में क्या होता है 10 ईयर तक 20 ईयर तक डिडक्शन मिलती है। बीच में मान लो आपने अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफर ही है वो रिमेनिंग टाइम की डिडक्शन ले सकता है कि हाँ ले सकता है, रिमेनिंग टाइम की डिडक्शन वो ले सकता है। ये सब थे इन सेक्शन के पॉइंट जो खत्म हो चुके, इनको देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके ये पॉइंट्स देखने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब केस लो के पॉइंट। और केस लो का मैंने आपको बता रखा है वेटेज आपके कोर्स में काफ़ी कम है, 4 मार्क्स तक का वेटेज है, और इस चैप्टर से कोई केस लो आने के चांसेस भी नहीं होते। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन भी आता है ना, या तो TDS वाले चैप्टर से आता है या असेसमेंट प्रोसीजर का एक थ्योरी चैप्टर आएगा उसमें से आ जाता है, इनसे आने के कोई चांस भी नहीं होते उसके, केस लो के भी। अब आगे देखते हैं अपना अगले सेक्शन। आगे वाले सेक्शन भी क्या है, इसी टाइप के सेक्शन है, ये हेडिंग सी वाले टाइप के सेक्शन है, पर इनका सनसेट नहीं हुआ है। ATIAC ये मोदी सरकार लेके आई थी स्टार्टअप वालों को प्रमोट करने के लिए, जबकि स्टार्टअप वैसे बर्बाद है, उनको प्रमोट करने के लिए लाई थी। स्टार्टअप आपको पता है 99% बर्बाद है, 1% होंगे जो चलते होंगे प्रॉफिट में, बाकी सब बर्बाद है। हाँ, वैल्यूशन तो करोड़ों का इनका, पर सबका लॉस है, और जब तक प्रॉफिट नहीं आता वो बर्बाद होता है, उसको अपन अच्छा नहीं मान सकते। तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए लाई थी। और स्टार्टअप में कौन होता है, देखो एलिजिबल स्टार्टअप यहाँ कवर्ड है। एलिजिबल में कौन कवर्ड है यहाँ पे, कंपनी और LLP, कंपनी और LLP कवर्ड है, यहाँ फर्म कवर्ड नहीं है, ध्यान देना। मैंने बताया था पूरे इनकम टैक्स में LLP और फर्म और LLP को सेम माना जाता है, फर्म इंक्लूड्स LLP, लेकिन दो जगह डिफरेंस आ जाता है, दो जगह कहाँ, 44 AD ADA, याद करो 44 AD ADA क्या था, प्रेजेंटिव टैक्सेशन, वहाँ फर्म कवर्ड थी, LLP नहीं थी। और ATIAC ये वाला सेक्शन एलिजिबल स्टार्टअप वाला, यहाँ LLP कवर्ड है, फर्म नहीं है, LLP ने बदला ले लिया, वहाँ LLP को हटा दिया था, यहाँ LLP आ गई, बस ये फर्क है। वहाँ फर्म कवर्ड थी, LLP नहीं थी 44 AD ADA में, यहाँ LLP कवर्ड है, फर्म नहीं है, बस इतना ही फर्क है पूरे इनकम टैक्स में फर्म और LLP में, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है दोनों के बीच में। तो कंपनी और LLP बिजनेस किसका है, इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस ड्राइवन बाई टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनोवेशन और डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस ड्राइवन बाई टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कोई भी स्टार्टअप है कुछ नया ट्राई कर रहा है, नया प्रोडक्ट, नया प्रोसेस, नया सर्विस, सब स्टार्टअप ये दिखाते हैं हम नया ट्राई कर रहे हैं, और इस सेक्शन में आ जाते हैं वो सब। कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, 1 अप्रैल 16 या उसके बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। टर्नओवर कितना होना चाहिए उसका, प्रीवियस ईयर के अंदर 100 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, और उसके बाद एक IMBC का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो एलिजिबल होगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, 100% मिलेगा प्रॉफिट का, जो भी स्टार्टअप को प्रॉफिट होगा उसको 100% मिल जाएगा। पहले PGBP की इनकम बना देंगे और फिर बाद में GTI में से डिडक्शन दे देंगे। कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, स्टार्टिंग के 10 ईयर्स, जब स्टार्टअप स्टार्ट हुआ उसके स्टार्टिंग के 10 ईयर में से कोई से भी 3 ईयर में वो ले सकता है, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। जैसे मान लो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ प्रीवियस है 2021, तो 2021 से लेकर के 29 30 हो गया अपना स्टार्टिंग के 10 ईयर्स। इनमें 3 कोई से भी कंटिन्यूस 3 ईयर्स में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2021 में ले लिया, फिर 25 26 ले लिया, फिर 29 30 ले लिया, ऐसा नहीं। मान लो 24 25 में लेना स्टार्ट किया आपने, तो 24 25 25 26 और 26 27 ऐसे आपको लेना है, कंटिन्यूस 3 ईयर तक मिलेगा। अब गवर्नमेंट को पता है स्टार्टअप इनको प्रॉफिट तो होना नहीं है, तो फालतू सेक्शन डाल दिया, प्रॉफिट होगा तभी तो लेगा, प्रॉफिट होना नहीं है इन स्टार्टअप को। स्टार्टिंग में आपको पता है इन स्टार्टअप को कैसे भयंकर लॉस होते हैं, और अगर मान लो किसी स्टार्टअप को प्रॉफिट भी होता है तो बाद में जाके होता है, स्टार्टिंग में तो भयंकर लॉस चलते हैं उनके। तो इस सेक्शन में वो बेनिफिट कब लेते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लेते, स्टार्टिंग में तो लॉस चलते हैं, पहले लॉस हो जाते हैं, फिर लास्ट में जब उनको प्रॉफिट होने लगता है तब वो स्टार्ट करते हैं सेक्शन का बेनिफिट लेना। क्योंकि पहले लेके क्या करेंगे, जब प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है, तो लॉस का थोड़ी डिडक्शन मिलेगा कि लॉस का आप डिडक्शन ले लोगे और फिर आप इनकम टैक्स वालों से रिफंड मांगोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सेक्शन लाया गया स्टार्टअप को पागल बनाने के लिए, और जो स्टार्टअप बाकी लोगों को क्या करते हैं,
पागल बनाते हैं ना फंडिंग के नाम पे। अब आते हैं अपन ATIBA। ATIBA क्या है? अगर आप क्या कर रहे हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो या रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, इसका काम कर रहे हो ATIBA। ये सेक्शन भी बर्बाद हो चुका, खत्म हो चुका, कुछ काम का नहीं है, सनसेट हो चुका। प्रोजेक्ट कब अप्रूवल होना चाहिए आपका? 1 जून 16 से लेकर के 31 मार्च 22 के बीच में। 31 मार्च 22 को हो चुका इसका काम। इस पीरियड में आपको प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला है और प्रोजेक्ट आपने 5 ईयर्स में कंप्लीट कर दिया। तो इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। फालतू सेक्शन था ये भी खत्म। अब आ जाओ अपन आगे के सेक्शन देखते हैं। ये भी हेडिंग सी वाले चल रहे हैं। हेडिंग सी वाले थोड़े स्पेशल होते हैं। हेडिंग सी वाला अगला सेक्शन है ATWA। ये क्या है? अगर आप अपने फैक्ट्री में या अपनी ऑफिस में नए एम्प्लॉयज़ हायर करते हो, अपने बिजनेस में नए एम्प्लॉयज़ हायर करते हो, तो डिडक्शन देती है गवर्नमेंट। ये सेक्शन क्यों लाया गया? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ताकि कंपनियां रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं ना 10वीं 12वीं पास, उनको जॉब दे दे और वो सरकार को गालियाँ देना बंद कर दे, इसलिए लाया गया। आप बोलोगे अब नए एम्प्लॉयज़ हायर करें, उनको सैलरी पे करेंगे अपन, तो PGBP हेड में डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ क्या जरूरत है? वहाँ तो मिलेगा, यहाँ और मिलेगा। ये पूरे इनकम टैक्स में एक ऐसा पहली चीज़ है जहाँ डबल डिडक्शन मिलता है। PGBP हेड में तो आप सेक्शन 37 में सैलरी का 100% डिडक्शन ले लोगे, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा 30%। जो भी आपने नए एम्प्लॉय हायर करे उनकी जो भी सैलरी बनी उस सैलरी का 30%, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी पे 130% डिडक्शन मिल सकता है। नए एम्प्लॉय होने चाहिए। किसको मिलता है? कोई भी एसएससी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म, सारे एसएससी कवर्ड है जिनका बिजनेस है। बिजनेस वालों को मिलता है, प्रोफेशनल वालों को नहीं मिलता। खाली बिजनेस वालों को, प्रोफेशनल वालों को नहीं मिलता। और जिनके ऊपर 44AB अप्लाई होता है, मतलब जिनकी टैक्स ऑडिट होती है, मतलब जिनका टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा है, जिनकी टैक्स ऑडिट होती है, जिनका बिजनेस है और कोई भी एसएससी हो, उनको मिल जाता है। कितना मिलता है? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जो भी आपने नए एम्प्लॉय हायर करे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी आपने एडिशनल एम्प्लॉय बोलते हैं जिनको, न्यू एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय हायर किए, उनकी जो भी सैलरी बन रही है उस सैलरी का 30%। और यहाँ पे 3 साल तक डिडक्शन ले सकते हो आप। इस सेक्शन में 3 साल तक आप डिडक्शन ले सकते हो। जो भी आपने नए एम्प्लॉय हायर करे हैं उनका 3 ईयर तक आप क्या कर सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो। बस 3 ईयर तक उनको आपको जॉब पे रखना है, तब ले पाओगे 3 ईयर तक। वैसे तो आपको तो 1 साल का निकालना, आपको क्यों आगे का निकालना? आपको तो वैसे 1 साल का ही निकालना। तो अब इसमें बता रखा है, अगर देखो न्यू बिजनेस है तो जितने भी आप लोग हायर करोगे, जितने भी काम वाले हायर करोगे आप, सारे के सारे न्यू होंगे। मान लो आपने करंट ईयर में नया बिजनेस स्टार्ट किया और 50 एम्प्लॉयज हायर करें, तो 50 के 50 न्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अपन टोटल सैलरी ले लेंगे। लेकिन मान लो आपका पुराना बिजनेस है, रिडक्शन मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी? आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज कैसे होना चाहिए? पहले 100 एम्प्लॉय थे, आपने 20 हायर कर लिया, अब हो गए 120। तो 20 जो इंक्रीज हुए, इंक्रीज वाले एम्प्लॉय की डिडक्शन मिलेगी। पूरे की नहीं मिलेगी, 20 की मिलेगी। लेकिन मान लो आपने दिमाग लगाया, आपके 100 एम्प्लॉय थे, 100, आपने 20 जोड़े और पुराने 20 निकाल दिए, नए 20 हायर कर लिए, पुराने निकाल दिए। बताओ आपने कुछ बहादुरी का काम किया क्या? आपने रोजगार दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। आपने 20 नए को तो दिया, बेचारे 20 पुराने को निकाल दिया। अब पुराने 20 भटक रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो ऐसे केस में कुछ नहीं मिलेगा आपको। बताओ इंक्रीज हुआ है क्या? आपके तो 100 ही बचे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो आपने 100 जोड़े, 100 थे आपके पास, 20 जोड़े और 15 निकाल दिए, कितने हो गए? 105 हो गए। अब कितना मिलेगा? 5 का मिल जाएगा। इंक्रीज होना चाहिए, जितना इंक्रीज हुआ एम्प्लॉइज में, तो इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला पार्ट लेंगे। और सैलरी कैसे पे करनी है ध्यान देना। यहाँ देखो पहला सेक्शन, सैलरी आपको पे करनी है। इस सेक्शन की डिडक्शन चाहिए तो अकाउंट पे चेक, DDECS इलेक्ट्रॉनिक मोड, अकाउंट पे चेक, DDECS इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करनी है तो ही मिलेगा। आपने कैश वगैरह, बियर्ड चेक, क्रॉस चेक, यहाँ बियर्ड चेक क्रॉस चेक भी अलाउड नहीं है। कैश, बियर्ड चेक, क्रॉस चेक कर दिए तो नहीं मिलेगा। और यहाँ वो लिमिट भी नहीं है 10,000 वाली। कभी आप इसको PGBP से लिंक कर दो कि 48 वाली लिंक 48 वाली मिल जाएगी लिमिट। 43 में ना 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट वगैरह वगैरह वो नहीं है। तो अकाउंट पे चेक, DDECS इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आप सैलरी पे करोगे तो ही यहाँ डिडक्शन मिलेगी। जिन एम्प्लॉय की सैलरी आपने क्रॉस चेक से, बियर्ड चेक से या कैश में पे करी है, चाहे 5,000 रुपये की सैलरी हो, नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। उन एम्प्लॉय की डिडक्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरा है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो एडिशनल एम्प्लॉय आपने हायर तो करे हैं पर फिर भी उनकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। मतलब ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 4 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो न्यू एम्प्लॉय हैं, फिर भी उनकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। पहला, अगर ऐसे एम्प्लॉय हायर किए आपने जिनकी सैलरी क्या है 25,000 पर मंथ से ज़्यादा, 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, तो उन एम्प्लॉय की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती है आप जो 10वीं 12वीं फेल है ना, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो गेम वगैरह खेल के टाइम पास करते हैं, उनको रोजगार दो। तो उनको तो सैलरी भी बताओ क्या दोगे आप? 5,000, 10,000, 15,000 ये दोगे, तो उनको रोजगार दो, क्योंकि वही देते हैं गवर्नमेंट को गालियाँ। अगर मान लो कोई बंदा है, CA वगैरह बन गया है या CS वगैरह कर लिया उसने, या BTech वगैरह कुछ भी कर लिया, मान लो कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर लिया मान लो उसने, तो उसकी सैलरी वैसे भी क्या होगी? तो उसकी वैसे भी देखो जॉब लगी जाती है कैसे न कैसे,
चाहे सैलरी 25,000 मिले, चाहे 50,000 मिले, चाहे लाख रुपए मिले, लग जाती है जॉब। लेकिन जो बीकॉम वाले हैं या बीएससी करे हुए हैं, जो टाइम पास करे हुए हैं, जो बीकॉम बीएससी करे हुए हैं या 10वीं 12वीं फेल है, इनको रोजगार, ये है बेरोजगार। तो मेन बेरोजगारी किनकी है? जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी है। दूसरा है ऐसे एम्प्लॉय जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा नहीं डालते, उनकी यहाँ नहीं मिलेगी। तीसरा ऐसे एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कौन करती है? गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के भरोसे हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पूरा कंट्रीब्यूशन उनका गवर्नमेंट करती है, ऐसे एम्प्लॉय भी हटा देना। साफ लिख के देगा वो क्वेश्चन में, इतने हैं ऐसे एम्प्लॉय, इतने ऐसे एम्प्लॉय, इन सबको हटा देना। और लास्ट है कोई ऐसे एम्प्लॉय जिनको अभी हायर करे हुए करंट ईयर में 240 से कम डेज हुए, 240 से कम डेज हुए, 240 मतलब लगभग 8 महीने से कम पीरियड हुआ है हायर करे हुए, उनकी भी नहीं मिलेगी। जैसे मान लो आपने कुछ एम्प्लॉय हायर करे 1 फेब को, तो फेब और मार्च 2 महीने के लिए हायर करे अभी मान लो, तो कितने दिन हुए? लगभग 60 दिन हुए, उनको नहीं लेना, उनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कम से कम कितना हो जाना चाहिए? 8 महीने हो जाना चाहिए हायर करे हुए, तो 240 से कम डेज हुए हैं तो हटा देना। लेकिन मान लो अगर आपका बिजनेस किसका है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्रैल, अप्रैल मतलब गारमेंट्स का, या फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट, ये लाइन अच्छे से याद रख लेना। बिजनेस किसका आपका? अप्रैल फुटवेयर लेदर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्रैल फुटवेयर लेदर प्रोडक्ट, गारमेंट्स फुटवेयर लेदर प्रोडक्ट बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो उस केस में ऐसे एम्प्लॉय जिनको हायर करे हुए अभी 150 से कम डेज हुए, 150 से कम डेज हुए, उनको हटा देना। 150 डेज हो गए तो उनको ले लेना। मतलब इन बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा फायदा दे दिया। अप्रैल फुटवेयर लेदर प्रोडक्ट में 150 डेज हो जाएगी लिमिट, ये 240 वाली, मतलब 150 भी हो गए, लगभग 5 महीने भी हो गए हायर करे हुए। 150 मतलब 5 महीने हो गए ना, लगभग 5 महीने हो गए शायद। हाँ, तो 5 महीने भी हो गए तो ले लेंगे। 5 महीने से कम पीरियड हुआ है तो हटा देना, 5 महीने से कम पीरियड हुआ है तो हटा देना। बाकी बिजनेस में, बाकी सारे बिजनेस में 240 डेज की लिमिट है। लेकिन बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग करने का। किसकी? अप्रैल फुटवियर लेदर प्रोडक्ट, अप्रैल फुटवियर लेदर प्रोडक्ट, अप्रैल फुटवियर लेदर प्रोडक्ट। ये था ATWJW। अगला ATM, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ATM। ये लगता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। डिविडेंड की डिडक्शन यहाँ मिलती है ATM में। किसको मिलती है? खाली, देखो डिविडेंड किस लिए होता है? खाली कंपनी के लिए। देखो ध्यान देना, डिविडेंड खाली कंपनी के लिए होता है, बाकी लोगों के लिए डिविडेंड होता ही नहीं, कोई बाकी कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है। तो कंपनी को डिडक्शन मिलेगी। कंपनी में कौन सी? डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगी यहाँ पे, डोमेस्टिक कंपनी को डिडक्शन यहाँ मिलेगी। किसकी मिलेगी? देखो डिडक्शन तभी मिलेगी यहाँ, डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड रिसीव भी होना चाहिए और डिविडेंड पे भी कर रही है। मतलब डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में, अदर कंपनी में, या किसी बिजनेस ट्रस्ट में। ये बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको तो पता पड़ जाएगा। तो अदर कंपनी में या बिजनेस ट्रस्ट में डोमेस्टिक कंपनी क्या है? शेयर होल्डर। कंपनी में तो शेयर होल्डर, बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर। अदर कंपनी चाहे फॉरेन भी हो चलेगा, हाँ चलेगा। तो डोमेस्टिक कंपनी किसी अदर कंपनी में शेयर होल्डर है, या तो अदर कंपनी चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर है, तो अदर कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से डोमेस्टिक कंपनी को क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। डिविडेंड रिसीव हुआ 5 लाख का, बताओ क्या करोगे? डोमेस्टिक कंपनी मान लो अपनी जो कंपनी है वो ABC लिमिटेड है, उसको 5 लाख का डिविडेंड रिसीव हो रहा है अदर कंपनी से। अदर कोई भी कंपनी से रिसीव हो रहा है, कोई भी कंपनी, कैसे भी कंपनी से रिसीव हो रहा हो, कैसे भी कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है। लिस्टेड, अनलिस्टेड, फॉरेन, पब्लिक सब चलेंगी, प्राइवेट सब चलेंगी, डोमेस्टिक सब टाइप की चलेंगी। तो डोमेस्टिक कंपनी को अदर कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, क्या बनाएंगे इसको? अदर सोर्स की इनकम बना देंगे। अदर सोर्स की इनकम बना दिया 5 लाख, ठीक है चलो, अदर सोर्स की इनकम तो बना दिया। अब ये डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी? इसके भी शेयर होल्डर होंगे, ये खुद के शेयर होल्डर को, डोमेस्टिक कंपनी खुद के शेयर होल्डर को, ये ABC लिमिटेड क्या कर रही है? खुद के शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और डिविडेंड इसे डिस्ट्रीब्यूट किया मान लो 4 लाख का। बताओ इस 4 लाख का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया इसका क्या होगा? PGBP में डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, ये खर्चा नहीं होता, ये बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता। सेक्शन 37 में डिसअलाउ हो जाता है, अपने एड बैक कर देते हैं अगर आपने डेबिट भी कर रखा है तो डिडक्शन तो इसका मिलेगा नहीं, पर आगे जाके इसका डिडक्शन मिल सकता है। बस कंडीशन क्या है? डिविडेंड रिसीव भी होना चाहिए। तो डोमेस्टिक वाली डिविडेंड रिसीव भी कर रही है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। तो जितना डिविडेंड रिसीव किया, कितना लिया? 5 लाख रिसीव किया, और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया? 4 लाख। इन दोनों का जो भी लोअर आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दोनों का जो भी लोअर आएगा, लोअर क्या आया? 4 लाख। 4 लाख का डिडक्शन डोमेस्टिक कंपनी को मिल जाएगा। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड रिसीव भी कर रही है और अपना डिविडेंड बाकी शेयर होल्डर को, खुद के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। तो जितना डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी को अदर कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से मिला वो ले लो, और जितना डिविडेंड उस डोमेस्टिक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया वो ले लो। इन दोनों का जो भी लोअर आएगा उसका डिडक्शन ATM में मिलेगा। ATM में किसको मिलेगा? डोमेस्टिक कंपनी को खाली। अब डिविडेंड रिसीव कौन सा लेना है? जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी डिविडेंड रिसीव हुआ वो लेना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कंपनी को। कितना एक्स्ट्रा टाइम दे दिया? ROA की जो ड्यू डेट होती है ना, उससे 1 महीना पहले तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। ROA की ड्यू डेट कंपनी के केस में होती है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से 1 महीना पहले मतलब 30 सितंबर, मतलब ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उस डेट तक जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया वो ले लेना। ड्यूरिंग द ईयर नहीं, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट तक
जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, वहाँ तक जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया वो ले लेना। तो डिविडेंड रिसीव तो करंट ईयर में जो भी रिसीव किया वो ले लोगी, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट में क्या लोगे, जो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने कब तक, आरओए की ड्यू डेट से 1 महीने पहले तक, और इन दोनों का लोअर करोगे। मान लो डिविडेंड आपने रिसीव किया 5 लाख का, डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं किया, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 5 लाख को नील कर देंगे। मान लो डिविडेंड आपने रिसीव किया नील, कुछ भी रिसीव नहीं किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किया आपने नील और 4 लाख लोअर, नील, कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो दोनों काम होने चाहिए, रिसीव भी और डिस्ट्रीब्यूट भी, रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट दोनों काम होने चाहिए, तब जाके रिडक्शन मिलती है एटीएम डिविडेंड की। अब आ जाओ एटीक्यू क्यूब, ये सेक्शन में काम का है, कहाँ काम आता है, डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में काम आता है। अगर आपको रॉयल्टी की इनकम हो रही है किस पे, लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक्स पे, लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक पे रॉयल्टी की इनकम हो रही है, अपन इसको पीजीबीपी की इनकम बना देते हैं पहले तो। अब डिडक्शन मिलेगा किसको, मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल, किसको डिडक्शन मिलेगा, खाली हमें, खाली एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है खाली, और वो भी कौन सा रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, वो भी कौन सा रेजिडेंट, कितना मिलता है, नेट रॉयल्टी इनकम और रुपीज़ 3 लाख विच इज लोअर। नेट रॉयल्टी इनकम ले लो, नेट रॉयल्टी इनकम मतलब रॉयल्टी की मान लो इनकम हुई 5 लाख की, और उसको अर्न करने के लिए खर्चे हो गए थे मान लो 4 लाख के, तो नेट इनकम कितनी बची, 1 लाख। पीजीबीपी में आप इनकम कितनी दिखाओगे, 1 लाख दिखाओगे, खर्चा लेस करके दिखाते हैं, खर्चों का रिडक्शन मिल जाता है पीजीबीपी में, तो 1 लाख की आपने इनकम दिखाई, तो नेट रॉयल्टी इनकम 1 लाख लोगे। 1 लाख और 3 लाख लोअर करोगे, 5 लाख मत कर लेना, ग्रोस वाली मत कर लेना, 5 लाख और 3 लाख लोअर मत करना, 1 लाख और 3 लाख लोअर, 1 लाख का मिलेगा नेट रॉयल्टी इनकम और रुपीज़ 3 लाख विच इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। अब इसमें बता रखा है रॉयल्टी अगर आपको इंडिया के बाहर से अर्न हो रही है, आपने इंडिया के बाहर से रॉयल्टी कमाई है, तो डिडक्शन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन रॉयल्टी के अमाउंट को आपको इंडिया में लेके आना पड़ेगा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में इंडिया में लेके आना पड़ेगा, वो भी कन्वर्टिबल मतलब ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इनमें लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की करेंसी में ले आए या बरमूडा की करेंसी में लेके आए, वो बर्बाद करेंसी है, उनमें नहीं ला सकते आप। तो इंडिया में लेके आना पड़ेगा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर आपको इंडिया में लेके आना पड़ेगा, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा रॉयल्टी की इनकम में से। आगे बता रखा है अगर आपको पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम होती है, सेक्शन लगेगा 80 RRB, बुक्स पे होती है QQB, और बुक्स भी कौन सी, रॉयल्टी की बुक्स पे जो इनकम है कौन सी बुक्स है, लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर। मान लो आपको न्यूज़पेपर पे हो रही है रॉयल्टी की इनकम, कवर होगी क्या, नहीं होगी। मान लो आपको नॉर्मल बुक है, कोई इनकम टैक्स की बुक है, या मान लो कॉस्टिंग की बुक है, उस पर हो रही है तो नहीं होगी कवर। मैगजीन पे हो रही है, वो भी कवर नहीं होगी। लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की बुक पे होनी चाहिए। खाली क्वेश्चन में ऐसा दिया रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, अलाउ कर देना, अलाउ क्यों कर देना, मान लेना लिटरेरी वाली है, अज्यूम कर लेना कि ये वाली है, लिख देना अजम्पशन, बाकी अलाउ कर देता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है उसको अजम्पशन लिख देता है कि हाँ लिटरेरी वाली होगी या आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की है, तो अलाउ कर देता है। अब आ जाओ पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम हो रही है। देखो पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम दो तरह की होती है, एक तो 115 BBM वाली, 115 BBM वाली तो स्पेशल होती है कि पेटेंट्स आपने इंडिया में डेवलप किया, इंडिया में रजिस्टर्ड किया है, 75% खर्चे इंडिया में किए, 75% खर्चे इंडिया में किए। इस सेक्शन में क्या होता है, स्पेशल रेट लगती है 10% की, और स्पेशल रेट लग गई है एक बार तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ना तो चैप्टर 6 वाले मिलते, ना ही आपको वहाँ कुछ डिडक्शन मिलते, ग्रोस बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होती है। तो इसके अलावा भी अदर पेटेंट हो सकते हैं, मान लो खर्चे आपने इंडिया में कम करे हो, अदर पेटेंट में क्या होगा, अदर पेटेंट में एक डिडक्शन आपको मिल जाएगी 80 RRB में, किसको मिलेगी, खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल, सेम वही नेट रॉयल्टी इनकम और रुपीज़ 3 लाख विच लोअर की मिलेगी। और अगर रॉयल्टी इंडिया के बाहर से हो रही है तो आपको उस रॉयल्टी की इनकम इंडिया में लेके आना पड़ेगा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में 6 महीने के अंदर, प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर इंडिया में लेके आना पड़ेगा, तो ही यहाँ क्या मिलेगी आपको, डिडक्शन मिलेगी। ये था 80 RRB। अब अपन देखने वाले ATP, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक स्पेशल सेक्शन है डिडक्शन का, ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिडक्शन मिलती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आ गया ना, उसमें ATP का जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्पेशल डिडक्शन है ATP, खाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलती है। किसको मिलती है, खाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कितनी मिलती है वो अपन देख लेंगे। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पहले तो आपको इनकम निकालनी है, इनकम जैसे बाकी एसएससी की निकालते हैं वैसे निकालोगे 5 हेड में, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की कभी भी सैलरी की इनकम नहीं होती, तो सैलरी भूल जाओ, बाकी 4 हेड में निकाल दोगे। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इनकम दिखा दोगे नॉर्मल तरीके से। क्लबिंग सेट ऑफ वगैरह करना है, सेट ऑफ वगैरह कर दिया, आपकी आ जाएगी ग्रोस टोटल इनकम। क्लबिंग वगैरह तो फालतू होता है, पॉइंट ही फालतू होता है वो तो ग्रोस टोटल इनकम आ गई, इसमें से आप लोगे डिडक्शंस। अब डिडक्शन लोगे तो देखो सबसे पहले बिजनेस की इनकम, जो पीजीबीपी की इनकम दिखाई आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ऊपर तो इनकम दिखा दी, बाद में लेना डिडक्शन, ऐसे नहीं कि पहले ही लेस कर दो। जीटीआई में से मिलती है 80 वाली डिडक्शन, कहाँ मिलती है, जीटीआई के बाद मिलती है, ये ऊपर 5 हेड में से नहीं मिलती है। एग्जामिशन नहीं होती कि अपन हेड में से गायब कर दें, पहले तो जीटीआई निकालते, जीटीआई के बाद मिलती है। तो बिजनेस इनकम निकाल लिया अपन ने। बिजनेस इनकम में कौन कौन से बिजनेस बता रखे हैं, कुछ टोटल 6 बिजनेस बता रखे हैं जिनमें 100% डिडक्शन दे देना। पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस है मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, मेंबर्स को
क्या बोल रहा हूँ मैं, मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है, मेंबर्स को लोन वगैरह देती है, ये बिजनेस करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मेंबर से कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कोई भी नाम से मिले, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट मेंबर से, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर मेंबर, इंटरेस्ट ऑन आइडल फंड ऑफ मेंबर, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल पर्पस ऑफ मेंबर, किसी भी नाम से इंटरेस्ट मिले, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, 100% डिडक्शन। पहले तो जितना भी इंटरेस्ट की इनकम हुई मेंबर की, पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का धंधा ही है। तो मान लो मेंबर से 50 लाख का इंटरेस्ट मिला, सारा टोटल कर दो 50 लाख, पीजीबीपी की इनकम दिखा दी, और नीचे 50 लाख की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। कब, जीटीआई के बाद, जीटीआई के बाद। दूसरा कॉटेज इंडस्ट्री का बिजनेस है, पूरा 100% डिडक्शन। तीसरा मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर्स, ये बिजनेस है, 100% डिडक्शन। चौथा प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर 100% डिडक्शन जाएगा। अब ये विदाउट एड ऑफ पावर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते हैं गेहूँ सरसों वगैरह, इनको प्रोसेसिंग करके गेहूँ से आटा बनाती है, सरसों से सरसों का तेल बनाती है, और वो भी कैसे करती है, विदाउट एड ऑफ पावर, पावर का यूज़ नहीं करती, पावर का यूज़ नहीं करती, पावर की बिना सहायता के, तो कवर है। विद एड ऑफ पावर होता, तो विद एड ऑफ पावर होता तो ये बन जाता अदर बिजनेस, अदर बिजनेस बन जाता, फिर यहाँ कवर नहीं होता। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस क्या है, लेबर डिस्पोजल करने का, मेंबर्स को लेबर की सप्लाई करने का, कलेक्टिव डिस्पोजल लेबर टू मेंबर्स, या फिशिंग और अदर अलाइड एक्टिविटी, फिशिंग और अदर अलाइड एक्टिविटी का बिजनेस है। इन 6 बिजनेस में क्या होगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। पहले तो अपन पीजीबी की इनकम दिखा देंगे और जीटीआई के बाद 100% लेस कर देंगे। अब इसके अलावा कोई और बिजनेस है, जैसे मान लो बिजनेस है विद एड ऑफ पावर वाला, प्रोसेसिंग विद एड ऑफ पावर, या मान लो एजेंसी बिजनेस हो गया, या मान लो क्लोथ बिजनेस हो गया, ये, या मान लो स्टेशनरी बिजनेस हो गया, अदर बिजनेस है। क्या होगा, अदर बिजनेस के केस में डिडक्शन मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। बहुत कम कैसे, अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 1 लाख तक मिल जाएगा, मैक्सिमम 1 लाख। मान लो अदर बिजनेस में आपकी इनकम आई 5 लाख, 5 लाख दिखा दो पीजीबीबी में, और बाद में 1 लाख ले लेना, मैक्सिमम 1 लाख ले लेना। लेकिन मान लो कंज्यूमर नहीं है, क्वेश्चन में नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस खाली कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड लिखा हुआ है, अदर्स है, तो मैक्सिमम 50,000। पहले तो पीजीबीबी की इनकम दिखा देना, मान लो अदर बिजनेस की इनकम आ रही है 10 लाख, तो 10 लाख दिखा दिया अदर बिजनेस, और बाद में नीचे 50,000 का दे देना, एग्रीगेट है 50,000। ऐसा नहीं कि अदर 5 बिजनेस है, 5 अदर बिजनेस है तो पाँचों की मिलेगी 50-50 हज़ार की, ऐसा नहीं है, सबकी एग्रीगेट मिला के, सब क्या है, एग्रीगेट है, सबकी एग्रीगेट है। ये बिजनेस इनकम हो गई। अब अदर इनकम की कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ गोदाम है, वेयर हाउस है, जिसको वो रेंट पे देती है, किसके लिए, कमोडिटी स्टोर करने के लिए। गोदाम वेयर हाउस को रेंट पे देती है कमोडिटी स्टोर करने के लिए, तो जो रेंट की इनकम होगी आप कहीं भी दिखा सकते हो, अगर मान लो धंधा ही है तो पीजी में भी दिखा दो, नहीं तो अदर सोर्स में दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, तो वो पूरी क्या हो जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी मिलता है, इंटरेस्ट के नाम से मिले चाहे डिविडेंड के नाम से मिले, ये कंपनी वाला डिविडेंड नहीं होता, ये नॉर्मल डिविडेंड, इंटरेस्ट को ये डिविडेंड बोल देते हैं, तो इंटरेस्ट के नाम से या डिविडेंड के नाम से, ये इंटरेस्ट डिविडेंड क्या होगा, पूरा का पूरा 100% डिडक्शन इसका भी मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद 2 इनकम और बता रहा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बॉन्ड्स हेल्ड कर रखे हैं, डिबेंचर हेल्ड कर रखे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स की इनकम या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की इनकम, उन पे क्या होगा। या कोऑपरेटिव सोसाइटी की मान लो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा रखा है उसने, उससे रेंट की इनकम है। देखो एक तो रेंट की इनकम होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी गोदाम है, वेयर हाउस है, और उसको स्टोर करने के लिए दिया है, तो वो तो 100% डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की मान लो कोई नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी है, किसी को रहने के लिए दे दिया, तो नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम बनेगी, तो इन 2 इनकम का क्या बनेगा, इन 2 इनकम की भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन है कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की जीटीआई है ना 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन दे रखी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। खाली 20,000 की जीटीआई है तो ही मिलेगी, 20,000 से ज़्यादा हो गई जीटीआई तो नहीं मिलेगी। तो ये तो मान लो ये दोनों क्या है, टैक्सेबल है, नाम का है एग्जाम, तो फालतू है, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा जीटीआई तो आएगी ही आएगी, 20,000 जीटीआई आती है तो है एग्जाम। मान लो ये इनकम, पहले तो ये इनकम ही 20,000 की लिमिट में होनी चाहिए, और बाकी कोई इनकम भी नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों इनकम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, दोनों मिला के 20,000 तक, तब जाके क्या होगा, ये डिडक्शन मिलेगा। तो ये होना तो पॉसिबल भी वैसे भी नहीं है। ये थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम की डिडक्शन, अपने देखी कैसे कैसे होती है। अब बता रखा है एटीपी का जो डिडक्शन है कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता। कोऑपरेटिव बैंक मतलब ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं जिनका धंधा क्या होता है, मनी बोरो करने का, मनी लैंड करने का, मतलब मनी को लोन पे देने का, मेंबर्स को भी, पब्लिक को भी, सबको भी। खाली मेंबर्स को देते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक नहीं बनते, कि मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक नहीं बनते। बैंक मतलब पब्लिक, बैंक मतलब बैंक पब्लिक के लिए होता है, बैंक कभी भी मेंबर्स के लिए नहीं होता। तो कोऑपरेटिव बैंक अलग हो गया, तो कोऑपरेटिव बैंक को एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलता। कोऑपरेटिव बैंक क्वेश्चन में लिख दिया तो एटीपी का डिडक्शन भूल जाना, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में 2 को मिल जाएगा। 2 कौन से, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो छोटे से एरिया में काम करते हैं, छोटे से कस्बे में, गाँव में, ढाणी में काम करते हैं, मतलब एक तरीके से समझो ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो गाँवों में काम करते हैं और जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, खेती के डेवलपमेंट के लिए और गाँवों के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, गाँवों में काम करते हैं। मतलब ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो गाँवों में काम करते हैं और गाँवों के लोगों को लोन देते हैं, इतना मानो। तो ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो गाँवों में काम करते हैं और गाँवों के लोगों को खेती के लिए या
रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन देते हैं उनको उनको रिडक्शन मिल जाएगा। वो भी कोऑपरेटिव बैंक है लेकिन उनको मिल जाएगा। कौन से को? ये दो नाम, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ऐसे बैंक जो गाँवों में काम करते हैं। ये था ATP जो अपने देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिडक्शन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिडक्शन तो अपन इसी चैप्टर में देख लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन कैसे होता है, उसके क्वेश्चंस वगैरह अपने वेरियस एंटिटी वाला जो चैप्टर ना, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी, उसमें अपन देखेंगे पूरे के पूरे। अब इसके बाद अपन देखा ATP है, बिल्कुल फालतू सेक्शन है, काट देना चाहे तो कुछ काम का नहीं है। अगर प्रोड्यूसर कंपनी को इनकम होती है, कौन सी? फार्म प्रोड्यूसर कंपनी को, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, 100% रिडक्शन मिल जाएगा प्रॉफिट का। कौन सा बिजनेस होना चाहिए? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, ये दो बिजनेस है, तो 100% मिल जाएगा, कुछ काम का नहीं है, फालतू सेक्शन है। अब आ जाओ, एक काम का सेक्शन आया अपना सेक्शन 10AA, टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश इन SEZ। 10AA वाला सेक्शन जो मैं बताया, ये सेक्शन एग्जीबिशन का नहीं है, इसको 10 से मत लिंक कर देना, 10 बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, इसका नाम इन्होंने गलत कर दिया 10AA, ये 80 की लाइन में होना चाहिए था। चलो ठीक है, जो भी है, सेक्शन 10AA पढ़ रहे हैं। अगर मान लो किसी SSC की यूनिट कहाँ है? SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो इस सेक्शन में रिडक्शन सभी SSC को मिलेगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, ऑल SSC कवर है यहाँ। ऐसा नहीं खाली कंपनी कवर है, कोई भी SSC सब कवर है। अगर वो SSC क्या करता है? किसी SEZ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करता है, कोई भी आर्टिकल की, कोई भी थिंग की, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, कोई भी SSC क्या करता है? SEZ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम करता है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करता है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो उस SSC को रिडक्शन मिलेगा। और कब मिलता है? अगर वो SEZ से एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मिलता है, ध्यान देना यहाँ पे। अगर SEZ से नॉर्मल एरिया में सेल करता है, डोमेस्टिक एरिया में सेल करता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, कस्टम में बोलते हैं डोमेस्टिक एरिया, तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेल करता है तो नहीं मिलता, एक्सपोर्ट करने में मिलता है। तो कोई SSC की यूनिट होनी चाहिए सबसे पहले, तो कहाँ होनी चाहिए? SEZ के अंदर। और वो यूनिट क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रही है, उसे भी क्या माना है यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का पार्ट माना है, तो मिलता है SEZ के अंदर करने की। और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करना है, और एक्सपोर्ट करेगी तो मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। कैसे मिलेगा? इस सेक्शन में मिलता है रिडक्शन 15 ईयर तक मिलता है। फर्स्ट 5 ईयर में मिल जाएगा, जो भी उस SEZ यूनिट को एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसका 100%। नेक्स्ट 5 ईयर में उस SEZ यूनिट को जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसका 50%। और लास्ट 5 ईयर में उसमें भी मिल जाएगा, कितना मिलेगा? उस SEZ यूनिट को जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट नहीं, एक्सपोर्ट करने से प्रॉफिट, उसका 50% ले लो। और उस SEZ यूनिट ने जो पैसा SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया वो ले लो। मतलब 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया मान लो 5 करोड़ का, और SEZ यूनिट ने रिजर्व में पैसा डाला 3 करोड़ का, कितना मिलेगा? 3 करोड़ और 5 करोड़ लोअर, 3 करोड़ का मिलेगा लास्ट 5 ईयर से। फर्स्ट 5 ईयर में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर में 50%, और लास्ट 5 ईयर में भी मिल जाएगा। बस उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसा SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ेगा। जितना पैसा डाला वो ले लो, और 50% इन दोनों का लोअर लास्ट के 5 ईयर्स में। अब क्या निकालना आपको? एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अपन को SEZ यूनिट का पूरा टोटल PGBP की इनकम नहीं लेनी, खाली एक्सपोर्ट वाली इनकम लेनी है, एक्सपोर्ट वाली PGBP की इनकम लेनी है। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकलता कैसे है उसका ये फॉर्मूला दे रखा है। अब ध्यान देना, सबसे पहले जब भी आप सेक्शन 10AA का डिडक्शन निकालो, इस सेक्शन का डिडक्शन निकालो, तो एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में दे देगा कभी कभी, एक कंपनी की मान लो 2 यूनिट है, ABC लिमिटेड की 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2, या यूनिट 3 यूनिट है मान लो, ऐसे भी दे सकता है वो। मान लो 2 यूनिट देता है क्वेश्चन में, यूनिट 1 तो है SEZ में, और यूनिट 2 है डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, 2 यूनिट दे दी, या यूनिट 2 है नॉर्मल एरिया में। तो आप जब भी सेक्शन में डिडक्शन निकालो, पूरी कंपनी का डाटा लेना है क्या आपको? मत ले लेना, पूरी कंपनी का नहीं लेना। यूनिट 2 जो नॉर्मल एरिया में उसका डाटा लेना है, उसका डाटा भी कुछ काम का नहीं है, मत लेना। किसका डाटा लेना है? जो यूनिट आपकी SEZ में है ना, SEZ यूनिट, उसी का डाटा लेना है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए और सेक्शन की डिडक्शन निकालने के लिए किसका डाटा लेना है? SEZ यूनिट का डाटा लेना है, पूरी कंपनी का डाटा भी नहीं लेना। जो यूनिट अदर एरिया में है, जो SEZ में नहीं अदर एरिया में है, उनका डाटा भी नहीं लेना। ये बात दिमाग में फिट कर लेना, तो आप इसको ठीक कर पाओगे, नहीं तो आप इसको गलती करोगे। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट SEZ यूनिट का कैसे निकालोगे? आपको सबसे पहले तो जो यूनिट SEZ में उसकी आपको PGBP हेड की इनकम निकालनी पड़ेगी, अकाउंट्स वाली नहीं, एज पर इनकम टैक्स है। ऐसे क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो आपको निकालनी पड़ेगी, जनरली दे रखी होगी एज पर इनकम टैक्स। अब एज पर इनकम टैक्स मतलब याद करो, सेक्शन 30 से 43D आपको फॉलो करने हैं। PGBP में वही तो फॉलो होते हैं, 30 से 43D। कुछ प्रॉफिट उठाते हैं, 3 चीज़ें ऐड करते हैं, 3 चीज़ें लेस करते हैं, प्रॉफिट उठाते हैं, 3 चीज़ें ऐड करते हैं, 3 चीज़ें लेस करते हैं। उनको फॉलो करके एज पर इनकम टैक्स आप इनकम निकाल लो, इनटू करो उस SEZ यूनिट ने जो भी एक्सपोर्ट सेल करी है,
जो भी एक्सपोर्ट सेल करी उसका जो भी जितना भी पैसा आया, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेते हैं मंथ में, जितना भी उस एक्सपोर्ट सेल को करने से जो भी पैसा आया वो ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल सेल, उस एसईजेड यूनिट जो भी टोटल सेल थी उसे डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, उस एसईजेड यूनिट का पीजीबीपी इनकम इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और ये आ जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ये आ जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट या एक्सपोर्ट पीजीबीपी आ जाएगा। कैसे आएगा, पीजीबीपी टोटल ले लो इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर में बताओ क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। आपने एक्सपोर्ट सेल तो करी मान लो 5 करोड़ की, लेकिन एक्सपोर्ट सेल 5 करोड़ की करी, आपके पास पैसा आया 4 करोड़ का, तो 4 करोड़ लेते हैं। पूरा एक्सपोर्ट टर्नओवर 5 करोड़ का था, 5 करोड़ नहीं लेते, 4 करोड़ ही लेते हैं। टोटल में टोटल ले लेते हैं, चाहे पैसा आया हो ना आया हो, टोटल ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट वही बोलता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, जो पैसा आपको रिसीव हो गया, ये रियलाइज हो गया, या आप इंडिया में लेके आ गए। किस में लेके आ गए, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में। आपको पैसा इंडिया में लाना है, और वो भी कैसे लाना है, आपने एक्सपोर्ट किया है तो आप फॉरेन करेंसी में लेके आओ, डॉलर वगैरह में लेके आओ। कितने टाइम में, विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर, प्रीवियस ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर आपको इंडिया में लाना है। अगर आप नहीं ला पाते हो तो फिर आप ऊपर वाले फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला है ना अपना, ऊपर न्यूमरेटर में हटा देना उसको, न्यूमरेटर में नहीं लेना। जैसे मान लो आपका 5 करोड़ का एक्सपोर्ट टर्नओवर था, 6 मंथ्स में आप 4 करोड़ का रिसीव कर पाए, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया इक्वल टू 5 करोड़ का था, आप 3 करोड़ रिसीव कर पाए, मान लो ऐसा लिखा हुआ 3 करोड़ रिसीव कर पाए। तो 3 करोड़ रिसीव कर पाए तो मतलब ये मानेंगे कि 3 करोड़ अपन 6 मंथ के अंदर रिसीव कर पाए, बाकी रिसीव नहीं कर पाए। तो कितना लेंगे, 5 करोड़ नहीं लेंगे, 3 करोड़ लेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेंगे, जितना रिसीव हो गया वो लेंगे। तो ऐसा कोई टर्नओवर है जो डूब गया आपका, कोई एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका इरिकवरेबल हो गया, वो भी मत लेना। वो रिसीव ही नहीं कर पाए तो कैसे लोगे, वो तो रिसीव ही नहीं कर पाए तो कैसे लोगे, क्योंकि अपन लेते क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया में आपको रिसीव हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। तो 5 करोड़ का आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ का, लेकिन इंडिया में जो रिसीव हुआ आपको वो हुआ 3 करोड़ का, बाकी आपका डूब गया, तो ये रिसीव नहीं हो पाया, या 6 महीने में रिसीव नहीं हो पाया, 6 महीने के अंदर, प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने में रिसीव नहीं हो पाया, तो उसको इग्नोर कर देना, उसको मत लेना, उसको टोटल में इग्नोर करना है, टोटल में मत कर देना। देखो टोटल टर्नओवर का मतलब क्या होगा, टोटल टर्नओवर का मतलब अपन लेंगे टोटल आपकी एक्सपोर्ट सेल, एक तो टोटल एक्सपोर्ट सेल ले लेंगे, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस टोटल डोमेस्टिक टर्नओवर। मान लो एसईजेड यूनिट जो है एक्सपोर्ट भी करती है और नॉर्मल एरिया में भी सेल करती है, तो टोटल टर्नओवर में क्या लोगे, टोटल टर्नओवर में लोगे एक्सपोर्ट वाला भी और नॉर्मल वाला भी, और एक्सपोर्ट वाला भी पूरा लेना है, ऐसा नहीं कि जो रिसीव हुआ वो लेना है, पूरा का पूरा लेना है, पूरा टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस टोटल नॉर्मल टर्नओवर, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस टोटल डोमेस्टिक टर्नओवर, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस टोटल डोमेस्टिक टर्नओवर, ये आएगा टोटल टर्नओवर, ये ले लेंगे टोटल टर्नओवर। अब इसे आगे बता रखा है 10W की डिडक्शन अगर आपको निकालनी है तो एक्सपोर्ट और टोटल टर्नओवर में से 3 चीजें आपको हटानी है, अगर आपने इनमें इंक्लूड कर रखी है तो। अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में 3 चीजें इंक्लूड हो रखी हैं तो उनको हटा देना, एक्सपोर्ट में से भी हटा देना और टोटल में से भी हटा देना, मतलब न्यूमरेटर में भी हटाना है आपको और डिनोमिनेटर में भी हटाना है, दोनों जगह से हटाना है आपको। 3 चीजें क्या क्या है, एक तो है फ्रेट हटानी है आपको, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन चार्ज, और एक तीसरा इंश्योरेंस और एनी अदर एक्सपेंस, ये 3 चीजें हटानी है। अब आप बोलोगे तो खर्चे होते हैं, ये टर्नओवर में पार्ट कैसे बनेंगे। देखो क्या होता है, आप जब एक्सपोर्ट करते हो ना तो आप दूसरी कंट्री में सामान भेजते हो तो आपका फ्रेट वगैरह का खर्चा भी होता है। तो आप क्या करते हो, कभी कोई बायर से चार्ज कर लेते हो फ्रेट, FOB CIF की सेल करते हो ना, पोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, FOB की सेल, तो आप क्या करते हो, बायर से पैसा चार्ज कर लेते हो। 5 करोड़ की आपने मान लो किसी बायर को सेल करी, आप बोलोगे कि 50 लाख की मेरी फ्रेट लगेंगी, US भेजने भी है, US आप सामान भेजोगे, मान लो US एक्सपोर्ट कर रहे हो, 50 लाख का आपका फ्रेट लगेगा, इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, वो भी इसमें आ गया मान लो, और कुछ टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के चार्ज लग जाएंगे, तो वो 50 लाख के लगेंगे। ये बोल के आप बोल देते हो बायर को कि तू मुझे 5.5 CR का पेमेंट कर दे, मैं तुझे तेरी फैक्ट्री US में जहाँ पे भी है वहाँ तक तेरे को माल पहुँचा के दूंगा, इंश्योरेंस भी मैं करवाऊंगा, सब काम मैं करूँगा। तो आप उसे 5.5 CR चार्ज कर लेते हो, तो सेल कितनी रिकॉर्ड कर लिया आपने, 5.5 CR। पर ये 3 चीज़ें सेल का पार्ट नहीं बनी जाएंगी। वैसे भी अगर आपने कर रखी है ऐसे तो गलत है, ऐसा करते नहीं है, उनको अपन अलग रखते हैं। फिर भी मान लो ऐसे कर रखी है तो 3 चीज़ें अपन को हटानी है, 3 चीज़ें हटानी है, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्ज, इंश्योरेंस और एनी अदर एक्सपेंस, ये सेल का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। तो आपको सेल कितने लेनी है, 5 करोड़, तो इंक्लूड कर रखा है तो 50 लाख हटा देना, कितना आएगा 5 करोड़ लेना। तो आप इस तरह से सेल कर लेते हो, कभी बायर से दूसरा पैसा ले लेते हो फ्रेट के नाम पे, टेलीकम्युनिकेशन चार्ज के नाम पे, और वो सेल के अंदर इंक्लूड कर लेते हो, सेल का पार्ट मान के सेल ज़्यादा का बुक कर लेते हो। तो ऐसा कर रखा है तो ये हटा देना। ये किस में से हटाना है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में भी हटाना है और टोटल में से भी हटाना है, मतलब न्यूमरेटर से भी हटाना है और डिनोमिनेटर से हटाना है। कैसे हटाना भी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। आगे बता रखा है अगर 10W की डिडक्शन आपको निकालनी है तो 10W की डिडक्शन निकालते वक्त अपन क्या लेते हैं, पीजीबीपी की इनकम लेते हैं। अब पीजीबीपी की जो इनकम लेते हैं अपन क्या करते हैं,
पीजीबीपी हेड फॉलो करते हैं 30 से 43D फॉलो कर लेते हैं पूरा का पूरा। 3 चीज़ें ऐड करते हैं, 3 चीज़ें लेस करते हैं। अब देखो कोई एसईजेड यूनिट है, उसमें 3 चीज़ें मिल रही हैं। क्या मिल रही है? कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटरटेनमेंट। बताओ ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव। क्या होते हैं ये? एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं। बताओ एक्सपोर्ट इंसेंटिव का पीजीबीपी हेड में क्या ट्रीटमेंट होता है? सेक्शन 28 बोलता है इन तीनों को अपन पीजीबीपी की इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। पीजीबीपी की इनकम दिखाते हैं इनको, या पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है तीनों चीज़ें। तो आपने पीजीबीपी की इनकम निकाली होगी, मान लो एसईजेड यूनिट की, ये तीनों चीज़ें पीजीबीपी की इनकम बना दी होगी, पीजीबीपी की इनकम बना दी होगी आपने। पर ये इन 3 चीज़ों का डिडक्शन यहाँ मिलेगा नहीं, तो इनको पीजीबीपी की इनकम से हटाओ। मतलब ये पीजीबीपी की जो इनकम ले रहे हैं ना अपनी, पीजी ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड, ये तो आपने पीजीबीपी हेड को फॉलो कर लिया। तो आपने ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आपको मिला, या कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिला, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटरटेनमेंट मिला, इनको भी आपने इनकम दिखा दिया होगा। और अपनी पीजीबीपी की इनकम ज़्यादा दिखा दी होगी आपने, मान लो दिखा दी होगी 70 लाख, और ये 3 चीज़ें थी 10 लाख की, ये इसमें इंक्लूड कर रखी होगी। ये 10 लाख भी इससे हटा दो। ये भी क्या करना है? पीजीबीपी की इनकम से हटाना है। और क्या लेना है? 60 लाख लेना है। जितना पीजीबीपी की इनकम यहाँ कम लोगे, उतना कम क्या आएगा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट। जितना कम एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा, उतना कम क्या हो जाएगा? डिडक्शन। उतना कम क्या हो जाएगा? डिडक्शन। तो इन 3 चीज़ों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही देती है आपको सहायता। तो इन 3 चीज़ों को अगर आपने पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते वक्त इनकम का पार्ट मान लिया, जो आपने माना भी होगा। क्यों माना होगा? क्योंकि अपन पीजीबी को प्रोविजन फॉलो करेंगे तो इनकम बनाएंगे इनको, तो इनको एक बार हटा दो डिडक्शन निकालने के लिए। डिडक्शन निकालने के लिए हटा दो, ऐसा नहीं कि टैक्सेबल ही नहीं होंगी, बिल्कुल हटा दिया, ऐसा नहीं, खाली डिडक्शन निकालने के लिए इनको हटा दो। आगे बता रखा है, आप डिडक्शन निकालने के लिए जो पीजीबीपी की इनकम निकालोगे, क्या फॉलो करोगे? 30 से 43D फॉलो करोगे। अब देखो 30 से 43D में एक सेक्शन आता है बीच में, 32(2), क्या आता है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो लेस कर दोगे क्या? हाँ कर देना, क्योंकि अपन को पीजीबी के प्रोविजन फॉलो करने तो वो भी लेस हो जाएगा। लेकिन आपको मान लो क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दे रखा है, पुराना बिजनेस लॉस दे रखा है, वो आता है कि इस सेक्शन में नहीं आता। बिजनेस लॉस का ट्रीटमेंट तो बाद में करते हैं, सेक्शन 72 पाँचों हेड की इनकम निकालते हैं, क्लबिंग करते हैं, फिर सेट ऑफ करते हैं, तो वो लेस नहीं करना। तो पीजीबीपी की जो इनकम लेनी है, सेट ऑफ करने से पहले लेनी है, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने से पहले। लेकिन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप सेट ऑफ मार देना। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ मारने के बाद जो पीजीबीपी की इनकम आएगी वो ले लेना। अब आप बोलोगे एक ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ होता था, जो अपन ने सेट ऑफ वाले चैप्टर में देखा था, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ जो था ना, वो कोई प्रोविजन नहीं था, वो तो आपके फायदे की चीज़ थी कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो पहले आप बिजनेस लॉस लेस कर दो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बाद में लेस कर दो, क्योंकि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन प्यारी चीज़ होती है, उसको जिंदगी भर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन वैसे तो देखा जाए ना, तो पहले लेस क्या होना चाहिए? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन वो तो आपका फायदे के लिए प्लानिंग का एक पार्ट था वो तो यहाँ वो नहीं देखना। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पहले लेस कर दो आप इस सेक्शन की रिलेशन निकालने से पहले, क्योंकि वो पीजीबीपी हेड का ही पार्ट होता है। जबकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ना, उसके लिए लॉस वाला चैप्टर बिल्कुल अलग है, तो उसको लेस करने से पहले वाला प्रॉफिट लेना, आपको लॉस लेस मत कर देना। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यहाँ लेस कर देना। आगे बता रखा है, अगर आप क्या करते हो, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कवर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करके आप एक्सपोर्ट करते हो तो कवर है। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इंडिया के बाहर क्लाइंट प्लेस पे जाके, यूएस में जाके आप क्लाइंट प्लेस पे जाके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करके आते हो, ऑन साइट डेवलप करके आते हो, तो वो भी एलिजिबल है। आपकी एसईजेड यूनिट है, आप एसईजेड यूनिट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इंडिया के बाहर जाते हो क्लाइंट प्लेस पे और वहाँ ऑन साइट डेवलप करके आते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसका रिडक्शन भी यहाँ मिल जाएगा। आगे बता रखा है, अगर मान लो आपकी का अमालगमेशन डीमर्जर हो जाता है आपकी यूनिट का, तो इस सेक्शन में तो 15 ईयर का टाइम है, आप कुछ टाइम का डिडक्शन तो आपने ले लिया, बाकी डिडक्शन जो नई कंपनी है, नई अमालगमेटेड यूनिट या रिजल्टिंग यूनिट ले सकती है कि हाँ ले सकती है, बस जो कंडीशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। मतलब नई यूनिट भी कहाँ होनी चाहिए? एसईजेड के अंदर, नॉर्मल एरिया में नहीं होनी चाहिए, एसईजेड में है तो ले सकती है बस। आगे बता रखा है 10 डॉलर का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने आरओआई ड्यू डेट तक फाइल करी है, तो क्योंकि ये भी मैंने बताया था कैसा होता है, ये हेडिंग सी जैसा ये डिडक्शन भी क्या है, हेडिंग सी का ही पार्ट है, तो आरओआई ड्यू डेट तक फाइल करोगे तो ही मिलेगा, सेम टू सेम। ये कोई एग्जामिशन नहीं है, डिडक्शन है ये जीटीआई में से मिलती है, ऐसा मत सोचना पीजीबी की इनकम से मिलेगी, जीटीआई में से मिलेगी। आप अलग से निकालोगे इसको, अलग से पूरा कैलकुलेट करोगे और जीटीआई में से दोगे, ऐसा मत कर देना पीजीबी की इनकम निकाल दी आपने एसएससी की और उसकी डिडक्शन दे रहे हो वहाँ से, जीटीआई में से मिलती है। और आगे बता रखा है, एक फालतू पॉइंट है कि ये सेक्शन भी खत्म हो चुका, वैसे देखा जाए तो। क्यों खत्म हो चुका? ये भी मोदी जी ने इसको खत्म कर दिया, बढ़िया किया, खत्म तो कर दिया, लेकिन पुराना लोगों का चल रहा है। कब खत्म हो चुका? देखो इसका, ये डिडक्शन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने अप्रूवल तो ले ली थी 31 मार्च 20 तक। अप्रूवल कब तक ले ली थी? एसईजेड यूनिट की रिगार्डिंग अप्रूवल ले ली थी 31 मार्च 20 तक, और 31 मार्च 21 तक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। वैसे इसमें ऐसा होता था कि 31 मार्च 20 की डेट थी कि 31 मार्च 20 तक आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, लेकिन कुछ लोगों ने का कुछ कारणवश मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन थोड़ा लेट हो गया, अप्रूवल मिल गई उनको एसईजेड यूनिट की और कुछ दिन लेट हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को 31 मार्च 21 कर दिया।
अप्रूवल आपने कब तक ले ली थी 31 मार्च 20 तक, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन 31 मार्च 21 तक स्टार्ट कर दिया था, उन्हीं को मिलेगी। मतलब पुरानी जो भी यूनिट चल रही है उनको मिल रही है, आगे वाली को किसी को नहीं मिल रही। 21 22 के बाद से ख़त्म, तो पुरानी वालों का मिल रहा है ये भी। तो इसका भी सनसेट हो चुका। अब पुरानी वालों को 10-15 साल मिलेगा और उसके बाद गायब। इसका देखो अलग से क्वेश्चन आने के चांस तो कम होते हैं, लेकिन ये भी कहाँ आता है, एएमटी में आता है। अब एएमटी में आता है तो इसमें क्या है, कभी कभी ये स्पेशल पॉइंट है डाल देते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक एग्जांपल बनाया ताकि आपको ये स्पेशल पॉइंट सारे के सारे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल क्या है, एबीसी लिमिटेड की 2 यूनिट है। यूनिट 1 SEZ में है, यूनिट 2 डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है। यूनिट 1 की डिटेल आपको दे रखी है और यूनिट 2 की डिटेल दे रखी होती है तो आप बिल्कुल इग्नोर कर देते, यूनिट 2 को भूल जाते, 10AA की डिडक्शन निकालते हो। आपको निकालना क्या है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट आपको निकालना है। 10AA की डिडक्शन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट। देखो अगर आपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट निकाल लिया तो डिडक्शन तो निकल ही गई आप आराम से। फर्स्ट 5 ईयर में मिलता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 ईयर में 100%, नेक्स्ट 5 में 50%। देख लो कौन सा ईयर है आपका, 5th ईयर है, 4th ईयर है, 6th ईयर है, कोई सा भी ईयर है उस अकॉर्डिंग देख लो और डिडक्शन दे दो, उसका 100% कर दो या 50% कर दो। मेन चीज़ क्या है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको निकालना है। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने जो भी ऊपर पॉइंट थे सारे यहाँ डाल रखे हैं। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट दे रखा है नेट प्रॉफिट, मतलब PGBP की इनकम दे रखी है सेक्शन 28 से क्या बोलते हैं 30 से 43D फॉलो करके 70 लाख का दे रखा है। इसमें अपन ने अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस कर दिया होगा, दे रखा है, अपन को दे नहीं रखा तो मान लेंगे लेस कर दिया होगा, और बिजनेस लॉस अपन ने लेस नहीं किया होगा। ड्यूटी ड्रॉबैक 6 लाख का दे रखा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट दे रखा है 4 लाख का। एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़ का दे रखा है। डोमेस्टिक टर्नओवर 5 करोड़ का दे रखा है। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है इंडिया में रिसीव हो गई 3 करोड़ में से कितनी रिसीव हुई, 2.80 करोड़, ये बता रखा है। एक्सपोर्ट टर्नओवर में बता रखा है कि इंश्योरेंस और फ्रेट चार्ज इंक्लूड था 50 लाख का, और जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिसीव हुई है इसमें इंक्लूड था 30 लाख का, ये डाटा दे रखा है। अब सबसे पहले तो अपन PGBP इनकम की बात करते हैं। फॉर्मूला में आती है 3 चीजें, PGBP इनकम ऑफ SEZ यूनिट इनटू एक्सपोर्ट प्रोसीड्स डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर, ये फॉर्मूला होता है। तो PGBP इनकम ऑफ SEZ यूनिट निकाल लेते हैं। कितना दे रखा है, 70 लाख, 70 लाख दे रखा है। मैंने बताया था PGBP इनकम में अपन को क्या हटाना है, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, मतलब जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं वो हटाने हैं। अब आपको देखो एज पर इनकम टैक्स दे रखी है, दे रखी है, मतलब ये दोनों चीजें आपको अज्यूम करना क्या पड़ेगा, बताओ क्या होगा अजम्पशन, इंक्लूड होंगी इसमें। एज पर इनकम टैक्स तो अपन इंक्लूड कर लेते हैं ना, क्या फॉलो करते हैं अपन 30 से 43D, और वो क्या बोलता है PGBP का चार्जिंग सेक्शन 28 बोलता है ना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव PGBP हेड में टैक्सेबल होंगे, और सेक्शन 30 से 43D फॉलो करके अपन निकालते हैं इनकम। सेक्शन 29 बोलता है 3 चीजें ऐड करते हैं, 3 चीजें लेस करते हैं। 3 चीजों में एक ऐसी चीज भी ऐड करते हैं कि कोई भी इनकम PGBP हेड में टैक्सेबल होती है, आपने मान लो क्रेडिट नहीं कर रखी, अपन ऐड कर लेते हैं, तो आपने दिखा रखी होगी नेट प्रॉफिट में इंक्लूड कर रखी होगी, तो इसको हटाना है। ऑटोमेटिक सेम अजम्पशन भी क्या है, ये तो सही बात है कि अपन ने इसमें इंक्लूड कर रखी होगी, तो ये दोनों हटाने हैं। 60 लाख की आ गई PGBP की इनकम। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर चाहिए। एक्सपोर्ट टर्नओवर अपन पूरा नहीं लेते, एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़ पूरा नहीं लेते। एक्सपोर्ट टर्नओवर में जो प्रोसीड्स आपको रिसीव हो गए इंडिया में, कितना हो गया रिसीव, 2.80 करोड़, तो 2.80 करोड़ ले लेंगे। पर इसमें भी एक चीज़ और थी कि जो फ्रेट होता है, टेलीकम्युनिकेशन चार्ज होता है और इंश्योरेंस, अगर ये आपने टर्नओवर में इंक्लूड कर रखा है तो इनको भी हटाना है। तो ये आपने इंक्लूड कर रखा है। देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर में तो कितना इंक्लूड है, 50 लाख, और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में कितना इंक्लूड है, 30 लाख। तो बताओ कितना हटाओगे, 2.80 करोड़ में 50 हटाओगे, 30 हटाओगे। उठाया गया अपन ने, एक्सपोर्ट प्रोसीड उठाया 2.80 करोड़, तो इसमें 30 लाख इंक्लूड है, तो 30 हटाओ ना। इसमें 30 जितना इंक्लूड है उतना हटाओगे ना, ऐसा मत कर देना इसमें 50 हटा दो। इसमें तो 30 इंक्लूड है, इसमें 30 हटा दो। 30 हटा दिया, ये आया 2.50 करोड़, ये आया 2.50 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिलाइज्ड वाला आ गया, ये लेंगे अपन। इसके बाद टोटल टर्नओवर लेंगे। टोटल टर्नओवर देखो क्या होगा, एक तो एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़ का, एक डोमेस्टिक टर्नओवर 5 करोड़ का। टोटल टर्नओवर में अपन ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं लेते कि जो रिसीव हुआ, टोटल पूरा लेते हैं। टोटल में तो वो भी कौन सा है, SEZ यूनिट का, पूरी कंपनी का मत ले लेना या दूसरी यूनिट का मत ले लेना। यहाँ तो चलो SEZ यूनिट का डाटा दे रखा है तो उसका ले लेंगे। तो 3 करोड़ एक्सपोर्ट टर्नओवर दे रखा है SEZ यूनिट का, और 5 करोड़ का डोमेस्टिक टर्नओवर दे रखा है, तो टोटल टर्नओवर हो गया 8 करोड़ का। अब इसमें से भी एक चीज़ हटाते हैं, मैंने बताया था एक्सपोर्ट और टोटल टर्नओवर दोनों में से हटेंगे, क्या चीज़, फ्रेट, इंश्योरेंस चार्ज वगैरह वगैरह। अब देखो ये कितना इंक्लूड है, ये कितना इंक्लूड है, ये देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर में तो इंक्लूड था 50 लाख और एक्सपोर्ट प्रोसीड में था 30 लाख। अपने टोटल टर्नओवर उठाने के लिए क्या लिया है, टोटल टर्नओवर निकालने के लिए अपने एक्सपोर्ट टर्नओवर लिया, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं लिया, एक्सपोर्ट टर्नओवर लिया। एक्सपोर्ट टर्नओवर में कितना इंक्लूड था, ये 50 लाख इंक्लूड था, तो कितना हटा दोगे, 50 लाख हटा दोगे।
कितना आएगा, ये 7.50 CR आ गया। ये फॉर्मूला लगा है, पीजीबी इनकम इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। ये आया 20 लाख का अपना, 20 लाख का क्या आ गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एससीजेड यूनिट। क्या आ गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एससीजेड यूनिट। फर्स्ट 5 ईयर है तो 100% मिल जाएगा इस 20 लाख का, मतलब 20 लाख मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर वाला केस है तो 20 लाख का 50% मतलब 10 लाख का डिडक्शन 10W में मिल जाएगा। ये डिडक्शन आपको मिलेगा, ये डिडक्शन निकालने का तरीका था। अब ये एग्जांपल मैंने सेम जैसा क्वेश्चन आता है ना वैसा पॉइंट लिया मैंने, जैसा क्वेश्चन आता है वैसा पॉइंट लिया मैंने कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी इंक्लूड कर लिया फ्रेट इंश्योरेंस को और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में इंक्लूड कर लिया। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है, इससे टफ कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ इसका, इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए आपके। इस तरह से चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इस तरह से अपन को चीज़ों को ठीक करना है। ये सॉल्यूशन, ये एग्जांपल देखोगे तो कभी आप किसी में गलती नहीं हो सकती। अगर इसका मान लो टफ क्वेश्चन आ गया है एएमटी के साथ, इसका क्वेश्चन मैंने बताया था एएमटी के साथ आता है, तो कभी गलती नहीं होगी। ये एससीजेड का काम अपन ने खत्म कर दिया। अब आ जाते हैं अपन आगे। डिडक्शंस के रिगार्डिंग मैंने बताया था, लास्ट में मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताऊंगा क्योंकि डिडक्शन काफ़ी सारी हो जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप हो जाती हैं, तो गलतियां ना हो उसके लिए मैं कुछ स्पेशल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताने वाला हूँ आपको ये डिपेंडेंट वर्ड। डिपेंडेंट वर्ड पूरे इनकम टैक्स में 3 जगह आपके आएगा। कहाँ का आएगा डिपेंडेंट वर्ड, ATD में आता है, ATDD में आता है और DDB में आता है। डिडक्शन के सारे सेक्शन देख लेना, 3 जगह आएगा, या पूरे इनकम टैक्स को देख लो, यहीं आएगा आपको, बस यही मिलेगा। ATD DDD DDB DDD DDB। DDB तो फालतू सेक्शन थे जिसमें पूरी फैमिली कवर थी। DD तो था डिसेबल डिपेंडेंट वाला, और DDB था दिल धड़कन की बीमारी वाला, वहाँ तो पूरी डिपेंडेंट फैमिली कवर थी, ब्रदर सिस्टर भी कवर थे वहाँ, तो पेरेंट्स तो कवर थे ही। और ATD जो है ये काम का सेक्शन था, मेडिक्लेम वाला काम का सेक्शन था। ATD में देखो क्या था, डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर थे। ATDD DDB में तो पूरी फैमिली डिपेंडेंट होनी चाहिए, पूरी फैमिली क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट। लेकिन ATD में चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए, चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट है तो नहीं मिलता। ATD में पेरेंट्स भी कवर थे, ध्यान देना, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, पेरेंट्स दोनों कवर थे। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं, पेरेंट्स डिपेंडेंट भी कवर थे और इंडिपेंडेंट भी हो तो भी चलता है, डिपेंडेंट हो चाहे ना हो दोनों कवर थे। तो डी डिपेंडेंट इन तीनों में आता है, बाकी किसी सेक्शन में नहीं आता। ATC वगैरह कहीं भी नहीं आता डिपेंडेंट, इन 3 सेक्शन में आता है। DDB में तो पूरी फैमिली डिपेंडेंट होनी चाहिए। ATD में चिल्ड्रन डिपेंडेंट होनी चाहिए, चिल्ड्रन डिपेंडेंट, और पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं भी है, पेरेंट डिपेंडेंट नहीं भी है तो भी चलेगा। दूसरा, पेरेंट्स कहाँ कवर थे डिडक्शन के सेक्शन में, डिडक्शन के सेक्शन में पेरेंट्स कहाँ कवर थे, 3 सेक्शन में थे बस। ATC वगैरह में नहीं थे, ATC CCC वहाँ नहीं थे। एक तो ATD में पेरेंट्स का मेडिक्लेम वगैरह करवाते हो पेरेंट्स, और पेरेंट्स यहाँ डिपेंडेंट भी थे और इंडिपेंडेंट भी थे दोनों से। ATDD और DDB यहाँ तो फैमिली में आते थे, पेरेंट्स डिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स है ना, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, बस पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, डिपेंडेंट। इन दोनों में थे डिपेंडेंट और इसमें थे बोथ, इसमें खाली डिपेंडेंट थे। और ATD में चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, ऊपर बात आ गई, वो वापस मैंने बता दी। बाकी किसी भी सेक्शन में पेरेंट्स कवर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उलझाता है इन चीज़ों से। डबल टैक्स रिलीफ वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें भयंकर उलझाता है इन चीज़ों से, और भयंकर लोग गलतियाँ करते हैं, और एक गलती करते हैं पूरा क्वेश्चन गलत। वो ऐसा क्वेश्चन होता है, आपको पता पड़ेगा बाद में जब अपन करेंगे ना, एक गलती करी पूरा गलत, पूरे आपके 5-6 मार्क्स पूरे के पूरे गए। इसके बाद अपने देखा था कुछ जगह जैसे इंडिविजुअल तो कवर थे अपने काफ़ी सेक्शन में, लेकिन कुछ जगह खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल थे, ऐसा लिखा हुआ था रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट नहीं था। रेजिडेंट एसएससी या रेजिडेंट इंडिविजुअल था, रेजिडेंट इंडिविजुअल था इंडिविजुअल वाले केस में। कौन से सेक्शन थे ऐसे, देखो, एक तो ATDD था, एक DDB था, एक ATU, 3 तो एक कचरा सेक्शन, डिसेबल डिपेंडेंट वाला, ये दिल धड़कन की बीमारी वाला, और ATU एसएससी खुद डिसेबल है, ये तो 3 ये थे। एक 2 ये और थे, ये काम के सेक्शन, ATQQB और ATRRB, रॉयल्टी ऑन बुक्स और रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। यहाँ कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। बाकी जो भी सेक्शन थे जहाँ इंडिविजुअल कवर्ड है वहाँ चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट सारे कवर्ड है। ATC में सारे हैं। ATD, एक ATD में लोग गलती कर देते हैं। ATD में देखो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, मतलब ATD में रेजिडेंट भी कवर्ड है, नॉन रेजिडेंट भी कवर्ड है। हाँ, ATD में एक चीज़ हो जाती है नॉन रेजिडेंट के केस में कि अगर नॉन रेजिडेंट बूढ़ा है 60 साल से ज़्यादा का तो उसको लिमिट लोअर वाली लगती है, हायर वाली नहीं लगती, 50,000 वाली नहीं लगती, बस वो 25,000 वाली लगती है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलते, तो उसको लिमिट 25,000 की लगती है। तो ATD में तो कवर्ड है नॉन रेजिडेंट, ध्यान देना, इसमें गलती हो जाती है। ATD में एसएससी खुद भी नॉन रेजिडेंट हो चलेगा, उसकी स्पाउस हो चलेगा, पेरेंट्स हो, पेरेंट्स भी चलेंगे, पेरेंट्स भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं ATD में। ATD में दोनों कवर्ड है, रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी, सारे कवर्ड है ATD में।
तो एटीडी में पेरेंट्स भी कवर्ड है, चाहे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, रेजिडेंट भी कवर्ड है और नॉन रेजिडेंट दोनों ही कवर्ड है, रेजिडेंट भी कवर्ड है और नॉन रेजिडेंट दोनों ही कवर्ड है। तो एटीडी क्या बोलते हैं, एटी डीडीबी एटीक्यू, 3 सेक्शन ऐसे थे जहाँ खाली रेजिडेंट एसएससी कवर था, रेजिडेंट इंडिविजुअल कवर था, और एक एटीक्यू भी आ रहा है, एटीटीटी टीटीबी सब में इंडिविजुअल थे। हाँ एटीटीटी जो है वो भी लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि एटीटीटी भी बूढ़े लोगों का सेक्शन है, और बूढ़े लोगों को मैंने बताया नॉन रेजिडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते भी नहीं है। एटीटीटी वो तो वैसे भी किसके लिए है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को वैसे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलते। हाँ टीटी वाला मिल जाएगा नॉन रेजिडेंट को, टीटी वाला मिल जाएगा। ये था दूसरा पॉइंट। अगला अदर देन कैश, ये अदर देन कैश वाली लाइन थी, कहाँ थी, एक तो एटीडी मेडिक्लेम वाले में थी, मेडिक्लेम अपन को अदर देन कैश करना है, सीजीएचएस अदर देन कैश करना है। हाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में चल जाता है, लेकिन 2 जगह थी वहाँ एटीडी में, एक एटीजी डोनेशन, एटीजीजीए वो फालतू सेक्शन था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया। एक एटीजीजीबी जीजीसी इंपॉर्टेंट सेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया। यहाँ सारे सेक्शन में क्या था, अदर देन कैश, मतलब बेरर चेक क्रॉस चेक अलाउ था, बेरर चेक क्रॉस चेक से कितना भी डोनेशन दो पूरा अलाउ है। पर एक जगह क्या था, कैश बेरर चेक क्रॉस चेक, देखो कहाँ था बताओ, एटीडब्ल्यूजे में, एटीडब्ल्यूजे में क्या था, कैश बेरर चेक क्रॉस चेक, मतलब वहाँ बेरर चेक क्रॉस चेक भी अलाउ नहीं है। और एक पीजीबीबी के पूरे चैप्टर में जहाँ भी ये था कैश वाला केस, चाहे वो असेट खरीदो चाहे आप एक्सपेंस करो 10,000 से ज़्यादा करते हो, कैश भी बेयर चेक भी क्रॉस चेक तीनों अलाउड नहीं होते थे। हाँ पीजीबीबी में भी एक जगह क्या था, सेक्शन 36 में अगर आप देखो तो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है कंपनी ने अदर देन कैश, वहाँ भी अदर देन कैश वर्ड था, पर वो कुछ काम का नहीं था। काम का क्यों नहीं था, चलो कैश बेयर चेक अलाउ तो कर दोगे, पर अपने बीच में टांग अड़ा देगा कौन सा सेक्शन 48(3) में जैसे 10,000 से ज़्यादा का हुआ कैश बेयर चेक, वो टांग अड़ा देगा, डिसअलाउ कर देगा, तो कुछ काम का नहीं है, तो वो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने बोला भी था याद भी मत रखो। तो वहाँ भी क्या है, पीजीबीबी में पूरे में क्या है, कैश बेयर चेक क्रॉस चेक, और डिडक्शन में पूरे में क्या है, अदर देन कैश, ये फर्क है। हाँ डिडक्शन में एक सेक्शन है एटीडब्ल्यूजे जहाँ कैश बेयर चेक क्रॉस चेक है। अब आ जाओ एसएससी मान लो कंसेशनल टैक्स रेट फॉलो करता है, कंसेशनल कौन सी, चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में बताई थी कंसेशनल टैक्स रेट, या तो जनरल फॉलो कर लो या कंसेशनल फॉलो कर लो, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको कौन सी डिडक्शन मिलती है। पूरे चैप्टर में देखो खाली इतनी मिलती है, या तो आप कंपनी हो तो क्या लगता है 15BAA PAB 2 सेक्शन थे ना कंपनी के, नॉर्मल कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BAB, इसके अलावा BAD BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी या मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो क्या मिलता है, एटीडब्ल्यूजे मिलता है, और एक एटीएम वैसे कंपनी का होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होता भी नहीं है, तो ये मिलते हैं। आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को एटीपी मिल जाएगा क्या, अगर वो फॉलो करती है कंसेशनल वाले, जनरल स्लैब फॉलो नहीं करती कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो स्लैब होता है, देखा था ना स्लैब अपने 10,000 20,000 वाला स्लैब, या तो वो होता है या ये BAD BAE होता है, ये फॉलो करती है तो एटीपी नहीं मिलेगा, भूल जाएगी एटीपी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी है ना कोई फॉलो नहीं करता BAD BAE, क्योंकि उनको एटीपी का रिडक्शन ही नहीं मिलता, जबकि एटीपी में अच्छे रिडक्शन बता रखे हैं काफ़ी सारे। तो BAD BAE फॉलो कर लेती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एटीपी नहीं मिलता, खाली क्या मिलेगा, एटीडब्ल्यूजे, हाँ ये मिल जाएगा, ये बढ़िया सेक्शन है, सब में मिल जाता है। और एटीएम मिल जाएगा, एटीएम तो वैसे भी कंपनी का होता है, तो डिविडेंड का तो कंपनी को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बाकी एसएससी है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उनके लिए था ना 115 BAC का एक स्लैब था, डिफॉल्ट स्लैब, वो फॉलो करते हैं, तो 3 सेक्शन मिल जाएंगे। एक तो ATCCD2 मिल जाएगा, बताओ क्या था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम। एक ATCCH2 क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन अग्निपथ स्कीम, इंडिविजुअल का खुद का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें भी एम्प्लॉय का खुद का नहीं, एम्प्लॉयर का। और ये दोनों बताओ क्यों मिल रहे हैं, ये बताओ क्यों मिल रहे हैं, ये दोनों भी इसलिए मिल रहे हैं, दोनों पहले सैलरी की इनकम बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिडक्शन देखे, गवर्नमेंट ने कुछ आपके ऊपर कुछ एहसान नहीं किया, आपके ऊपर कुछ एहसान नहीं किया, तो पहले सैलरी दिखा देते हो, आपको बाद में डिडक्शन दे देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या बना रही है, साफ पागल बना रही है। तो फालतू सेक्शन थे दोनों, और दोनों को पहले तो इनकम बन जाते हैं सैलरी की, और फिर डिडक्शन मिल जाती है। तो ऐसी चीज़ों को पहले ही एग्जाम कर देती, फालतू कचरा था ये तो। इसके बाद अगला है ATWJW, ये मिल जाएगा, ये तो उसमें भी मिलता था, देखो यहाँ भी मिलता था ATWJW, इनको भी मिल जाएगा ATWJW। इतने ही सेक्शन काम के। अगर आप क्या फॉलो करते हो, कंसेशनल टैक्स रेट का क्वेश्चन आ जाए ना, तो डिडक्शन वाला चैप्टर आप माथे से उड़ा देना पूरा, क्योंकि ये कुछ मिलता ही नहीं ऊपर जो भी पढ़ा था। 10W में नहीं मिलता, 10W पढ़ा था ना मैंने, 10W त्यागना पड़ता है, बेनिफिट और डिडक्शन त्यागना पड़ता है, सब त्यागने पड़ जाते हैं वहाँ पे। जो कचरा चीज़ें थी ना, कचरा चीज़ें जो फालतू डिडक्शन थी, सारी खत्म हो जाती हैं, सारी की सारी त्यागनी पड़ती हैं। बस इतने से मिलते हैं, बस इतने से भी गवर्नमेंट नहीं देती तो वो भी बढ़िया हो जाता, बढ़िया होता, सारे खत्म हो जाते। ये मिल जाते हैं अगर कंसेशनल टैक्स रेट फॉलो करते हो, और आज के टाइम पे इसी के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं, कंसेशनल टैक्स रेट वाले।
उसमें बस आपको कुछ बेनिफिट डिडक्शन त्यागने पड़ते हैं, जो कचरा चीज़ें होती हैं वो त्यागनी पड़ती हैं, वो आपको मिलता नहीं है। और अब आ जाओ आगे, डिडक्शन में कौन से सेक्शन काम के हैं। देखो डिडक्शन के मैंने बताया अलग से क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल कम होते हैं, या तो टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है या डबल टैक्स रिलीफ वाला क्वेश्चन आता है। टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आता है, आपको पीजीबीबी की इनकम निकालनी होती है, उसमें मेनली कभी कभार एक आध पॉइंट अदर सोर्स वगैरह कहा जाता है। जीटीए निकालते हो, डिडक्शन देते हो। अब डिडक्शन कौन सी काम आ जाती है, एक एटीजीजीबी जीजीसी, एक एटीडब्ल्यू और एटीएम, ये 4 डिडक्शन काम आती है। ये दो तो देखो तब काम आएंगी अगर क्वेश्चन किसका आएगा, कंपनी फाइनेंस एक्ट वाली फॉलो कर रही है रेट, कंपनी यहाँ से फाइनेंस एक्ट वाला फॉलो कर रहा है। अगर कंसेशनल फॉलो कर रहा है तो कंसेशनल में ये दो भी काम आ सकते हैं, क्योंकि दोनों देखो ये दोनों ऐसे सेक्शन है जो कंसेशनल में भी मिलते हैं, कंसेशनल में भी मिलते हैं, तो इस कारण ये दोनों काम के हैं। तो ये 4 सेक्शन ही पूछे जाते हैं बस जब टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता। अगर डिडक्शन का पॉइंट आता है तो 4 सेक्शन से आता है। एटीजीजीबी कंपनी के लिए है, जीजीसी अदर एसएससी के लिए, वो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉइंट है ना वो, और ये तो सभी के लिए है ही, और ये खाली कंपनी के लिए, ये खाली कंपनी का सेक्शन है और ये खाली कंपनी का सेक्शन है, और ये दोनों सभी के हैं, जीजीसी और डब्ल्यूडब्ल्यू सभी का है, जीजीसी कंपनी को छोड़ के बाकी सबका है। और एक एटीपी क्या है, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन आ गया, टोटल इनकम निकालने का कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन आ गया, जो कई सालों में जाके गलती से आ जाता है, अलग से क्वेश्चन आता है, कंपनी का तो आता ही है, इसका कभी कभी अलग से एक और आ जाता है, तो उसमें एटीपी काम आता है, तो एटीपी भी देख लेना। तो ये सेक्शन टोटल इनकम के क्वेश्चन में काम आता है। अब डबल टैक्स रिलीफ वाले क्वेश्चन में क्या काम आएगा, जो डबल टैक्स रिलीफ अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन में आएगा, उसमें पॉइंट आता है, वो उसमें हमेशा क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल का आता है, तो डिडक्शन में इंडिविजुअल वाली काम आएंगी, या तो एटीसी आएगी या एटीडी आएगी, या एटीक्यूक्यू भी आर भी आएगी, या एटीटीटी या टीटी भी आएगी। और ये भी कब काम आएंगी बताओ, अगर इंडिविजुअल 115 बीएसी फॉलो नहीं कर रहा, 115 बीएसी फॉलो करता है इंडिविजुअल तो उसको मिलती ही नहीं है, उसको तो ये मिलती है, और ये इतनी काम की है नहीं डबल टैक्स रिलीफ क्वेश्चन में, वहाँ ये पूछते नहीं है, पूछ सकते हैं वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज तक नहीं पूछी। हाँ ये वाली काम आएगी अगर इंडिविजुअल 115 बीएसी फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि बीएसी में मिलती नहीं है ये सब थी स्पेशल बातें। ये डिडक्शन आपके काम की हैं, ये तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, इनके क्वेश्चन आते रहते हैं, अलग से नहीं आते, बस क्वेश्चंस में काम आती है। और 10AA वाली भी काम आती है, 10AA वाली SEZ में काम, जो 10AA SEZ है ना वो कहाँ काम आएगी आपकी, AMT में काम आएगी वो। बस ये था, इसको आप वापस रिवाइज करना इसमें, ताकि आपकी एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं डबल टैक्स रिलीफ में, ETD में तो भयंकर लोग गलती करते हैं, कभी रेजिडेंट को दे देते हैं, नॉन रेजिडेंट को नहीं देते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ऊपर वाला देख लोगे अच्छे से तो गलती नहीं होगी। बाकी गलतियाँ भी आपकी जो कैश वाली होती है वो इसमें होती है, आपने डोनेशन दे दिया बियर चेक से क्रॉस चेक से, अलाउ है, कैश में अलाउ नहीं है, बियर चेक क्रॉस चेक पूरा अलाउ है, कोई लिमिट नहीं है, और लोग डिडक्शन लेस नहीं करते, टोटल इनकम गलत आती है। देखो टोटल इनकम गलत आएगी, टैक्स भी गलत आएगा, 3 चीज़ें गलती हो गई, डिडक्शन गलत हो गई, टोटल इनकम गलत हो गई आपकी, और टैक्स भी गलत हो गया। बताओ कितने नंबर जाएंगे आपके, 3-4 नंबर चले जाएंगे, ऐसा मत सोचना 1 नंबर जाएगा, 3-4 नंबर गए। ऐसे ही डबल टैक्स रिलीफ में आपने डिडक्शन गलत लेस करी, इनकम गलत आएगी, टैक्स गलत आएगा, रिलीफ गलत आएगी, और डबल टैक्स रिलीफ में मार्क्स ही इनकम से मिलना स्टार्ट होते हैं, तो सब चीज़ें गलत हो गई, जीरो, सीधा जीरो हो जाएगा। तो इस कारण ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर के बेस पे आपके ऐसा मानो 8 से 10 नंबर टिके हुए हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो भी 8 से 10 नंबर जाएंगे ही जाएंगे, और अगर कर लिया ठीक से नहीं किया तो भी आपके 8 से 10 नंबर जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये लास्ट की 5-10 मिनट देख लिए तो वो नंबर आपके सेव हो जाएंगे। ये आपको बार बार सुनना है, जितनी बार सुनोगे उतना आपके डाउट्स दूर होंगे, उतना दिमाग में चीज़ें एकदम फिट हो जाएंगी। हाँ फिर वो जो मिक्सअप हुआ है ना पूरा सारा खाली हो जाएगा। और आगे जब आपको रिवीजन करना है, मान लो जब फर्स्ट सेकंड रिवीजन कर दो तो सारे सेक्शन रिवाइज कर लो, बाद में आपको टाइम कम हो तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए मैंने, ये तो आपको रिवाइज करने ही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।